सुमित भाई का स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी को आप बहुत इजी तरीके से समझाते हो। Sumit Gupta, co-founder at Sumit Gupta of CoinDCX, co-founder at CoinDCX. अगर आप देखेंगे 15 साल में जितना क्रिप्टो ग्रो किया है उतना कोई एसेट क्लास ग्रो नहीं किया है एंड वी आर ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। कुछ तो फटने वाला है। ये जो नई टेक्नोलॉजीज है ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की तरफ, ये हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग एंड इंडिया इज मिसिंग आउट। जब से इंडिया में हाई टैक्स लगा है क्रिप्टो पे, तब से जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में बंद नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा है। ओल्डर जेनरेशन में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे क्यों ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? आजकल जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बेटर कर सकूं। अगर मेरे छोटे भाई या बहन ने मुझसे पूछा कि यार कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में, तो मैं उनसे ये कहता कि हर महीने थोड़ा आई ऑल्सो फील कि स्पेशली भारत में आपको 10 साल 15 साल बाद ही कैश इन करना चाहिए। हाँ, मतलब आराम से टैक्स कम होने दो फिर आप या वेरी की भैयास की सलाह। ट्रम्प बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया को। ट्रम्प ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि वो बिटकॉइन को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट बनाएगा। मतलब गवर्नमेंट खुद अपने पैसे से बिटकॉइन खरीदेगी। यूएस अभी करंटली रफली 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करता है अपने ट्रेजरी में। वो बोलते हैं ना कि होल्ड सब करते हैं, बताता कोई नहीं है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो एसेट्स को तुरंत डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो के रेवोल्यूशन में कुछ स्कैम्स हुए हैं, कुछ डाउनफॉल्स हुए हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हुए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरी क्रिप्टो एसेट्स की दुनिया खोखली है। क्रिप्टो एसेट्स से बहुतों ने अपना करियर बनाया, अपना पर्सनल नेटवर्थ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई किया है और अपने पूरे जिंदगी की दिशा बदल दी है। तो आज हम फिर से सीखेंगे कि क्रिप्टो एसेट्स का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज का लॉजिक क्या होता है, इनकी प्राइस अप या डाउन क्यों जाती है, स्टॉक मार्केट से कंपेयर किया जाए तो क्रिप्टो करेंसीज की कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो एसेट्स के इकोसिस्टम के वॉइस बन चुके हैं। उनमें से द टॉप नेम फॉर मी इज सुमित गुप्ता भाई। ये इंसान इस पूरे इकोसिस्टम को हर दिन लगातार गहराई से समझते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं भारतीय वेब3 के स्पेस में, इस इंसान को इन चीज़ों के बारे में जानकारी है। ये वाला पॉडकास्ट सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये वाला पॉडकास्ट आम जनता के लिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग, अमेरिका से लेकर चाइना तक, यूके से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सारे के सारे लोग वेब3 के बारे में और जान रहे हैं। तो आप भी हमारी मातृभाषा हिंदी में वेब3 और क्रिप्टो एसेट्स के बारे में जानिए। लेट्स स्टार्ट दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ TRS। सुमित भाई का स्वागत है। बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी को आसानी से समझा सकते हैं। मोस्टली अगर आप अंकल्स और आंटीज़ की जनरेशन से बात करें तो वो सारे क्रिप्टो को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और मेरा मानना ये है एज अ मीडिया प्रोफेशनल कि ये हो रहा है थोड़ा बहुत PR की वजह से, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, और थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। पैरेलली मैं ये भी जानता हूँ कि बालाजी श्रीनिवासन, नवल रविकांत, इलॉन मस्क जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। एक बात मुझे थोड़ी बुरी लगती है कि जब मैंने बालाजी श्रीनिवासन और नवल रविकांत से इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि यार वी डोंट ट्रस्ट इंडिया व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ टेक, बट वी ट्रस्ट इंडियंस। इंडियंस बहुत तगड़े होते हैं, पर इंडिया इतना पॉपुलस लैंड है, यानी कि यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है कि टू ब्रिंग अ क्रेजी चेंज टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। पर पूरी दुनिया के डिसीजंस आई फील कि टेक वर्ल्ड से स्टार्ट होते हैं, एंड करंटली टेक वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग क्रिप्टो करेंसी। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी मैंने अब कहा, सहमत हो? मैं एक चीज़ से सहमत हूँ कि किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसकी GDP बढ़ती है, काफ़ी क्लियर है।
प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा टूल होता है टेक्नोलॉजी। हम्म। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी में जो काम किया है वो अमेरिका को अमेरिका बनाता है। उसने काफ़ी इनोवेशन पे, काफ़ी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है, वेदर इट इज़ स्पेस, वेदर इट इज़ ब्लॉकचेन और इट इज़ एआई। इंडिया में वैसी कंपनीज नहीं आती बिकॉज ये सारा इन्वायरमेंट होता है। अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव है ऑफ न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, तो फिर आप वैसा इकोसिस्टम बनता है, नई कंपनीज आती है, नए नए इनोवेशंस होते हैं। आई एग्री कि इंडियंस के अंदर वो टेक्नोलॉजी में काम करने का, उनको समझने का एक जज्बा होता है और वो करते भी हैं। इंडिया में करते हैं, बाहर भी करते हैं, बट अगर इंडिया के अंदर वो इन्वायरमेंट बनेगा, जो कि बन रहा है धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ, वो सेम ग्रोथ जो हमने बाकी कंट्रीज़ में देखी है 20-30 ईयर्स पहले, वो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम इंडिया में देखेंगे। और इंडिया में जो आपने बोला कि जो चैलेंजेस हैं, ऑफ कोर्स चैलेंजेस है, बट इंडिया में 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको सर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सॉल्व करनी होती हैं। बट आई थिंक मुझे भारतीयों पे बहुत भरोसा है, वो अपना तरीका निकाल लेते हैं। पता है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी फाइनेंस थीम्ड पॉडकास्ट हम टीआरएस पर करते हैं, मैं चाहता हूँ कि फैमिलीज साथ में बैठकर इन फाइनेंशियल पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स को पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि ये देखो अब ये एक नया फाइनेंशियल टूल आ चुका है। तो डेफिनेटली आज हम एक क्रिप्टो करेंसी रिकैप करेंगे, जो हमने हमारे पहले 2 एपिसोड्स में किया था, कि बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो क्या होता है, कि इस क्रिप्टो के पीछे का लॉजिक क्या है जी। इसके बारे में भी बात करेंगे। 2025 के बारे में बात करेंगे, पर पहले मुझे बात करनी है गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी। मुझे याद है जब हमने पहली बार पॉडकास्ट किया था 2021 में रफ़ी, मैं बहुत एक्साइटेड था क्रिप्टो को लेकर, एंड आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन क्रिप्टो। और जब से ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस निकले, इवन एज अ सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो, मेरे इतने सारे फिरंग दोस्त हैं, बालाजी श्रीनिवासन जैसे स्मार्ट दोस्त हैं, वो सारे क्रिप्टो को इतना बैक करते हैं स्टिल, क्योंकि मैं एक भारतीय सिटीजन हूँ। मेरी खुद की गवर्नमेंट हल्के से इनडायरेक्टली मुझे डिस्करेज कर रही है बाय कीपिंग वेरी हैवी टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम क्रिप्टो। मैं ये भी मानता हूँ कि चेंजेस आएंगे, आई जेन्युइनली फील, क्योंकि पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। ट्रम्प प्रो क्रिप्टो है। एक्चुअली एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये यूएस इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड हो रहा है, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। कहा जाता है कि कमाला हैरिस भी लो की क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु विन्स, क्रिप्टो विल विन इन अमेरिका। और अगर अमेरिका में ये ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, आई थिंक चाइना भी अभी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है। हाँ, ओपन अप हुई है। आई फील इंडिया विल बी नेक्स्ट। तो ये जो कट्टर रेगुलेशंस आए हैं, ये थोड़े से तो बदलेंगे, मेरे को लगता है बदलेंगे। देखिए रणवीर, होता क्या है ना कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हर कोई नहीं समझता उसको। और इंडिया में 2-3 साल पहले क्रिप्टो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था, लोग पैसे भी डाल रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इसलिए पैसे डाल रहे थे कि उनको रातों रात पैसे बनाने हैं, जो मुझे लगता है सही तरीका नहीं है। अब उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ग्रोथ है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्रोल तरीके से हो, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था, एंड पैरेलली रेगुलेशंस पे धीरे धीरे काम चलता है। मेरा मानना है, और आई थिंक ये आने वाले सालों में पता चल जाएगा, कि इंडिया में जो टैक्सेस हैं क्रिप्टो को, वो सही होंगे। और जब हम कभी बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो समझ में आता है और ये एक्सेप्टेड होता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा है, बट रेगुलेशन के साथ जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें ईज आउट होती जाएंगी। बट ये है कि थोड़ा प्रोग्रेस है, वो स्लो है, फास्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सही तरीका टैक्स लगाना नहीं है, बिकॉज अगर आप टैक्स लगाते हो ना किसी पे, तो वो कहीं और चला जाता है। तो हुआ क्या है टैक्स लगाने के बाद इंडिया में, और मैं आपको डेटा बताता हूँ कि जब से इंडिया में हाई टैक्स लगा है क्रिप्टो पे, तब से जो इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में बंद नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा है। पर वो अंडरग्राउंड या फिर बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बढ़ा है, जो मुझे लगता है कि इंडियंस लोगों के लिए सेफ नहीं है। इट्स लाइक एक बलून है, उसमें हवा भरी है, आप इस तरफ से दबाओगे तो वो इस तरफ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो शिफ्ट होता है। क्यों? क्रिप्टो थोड़ा एक डिफरेंट है, क्योंकि ग्लोबल एसेट क्लास है। तो जब इंडिया में टैक्स लगा, तो पहले तो मैं ये समझाता हूँ आम जनता के लिए कि टैक्स क्या लगा है। तो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में,
और उसमें 3 कंपोनेंट्स थे। वन इज़ कि जब भी आप बाय करेंगे तो टैक्स कुछ नहीं है, जब आप सेल करेंगे तो 1% TDS है। 1% TDS मतलब अगर आपने 1000 रुपये का बाय किया और आपने बिटकॉइन बाय किया और आपने सेल किया तब वो 2000 रुपये का हुआ था फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 रुपये का 1% मतलब कि 20 रुपये आपको आपका TDS कट जाएगा, जो रिफंडेबल है। जो आप अपने इनकम टैक्स में फाइल करते हैं उसमें आप रिफंड ले सकते हैं 20 रुपये का, ठीक है। तो 1% TDS कटता है। दूसरा 30% कैपिटल गेंस टैक्स है फ्लैट, मतलब जो आपने 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रॉफिट बनाया, 1000 रुपये जो प्रॉफिट है उस पर 30% यानी कि 300 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कम होगा और हम इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, सारे सबमिशंस देते हैं एंड इस पे काम चल रहा है। देखो, यहाँ मैं इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हमने काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात करी है पॉडकास्ट पर। राजीव चंद्रशेखर सर आए थे एक एपिसोड पर, और वो टेक्नोलॉजी को बहुत डीपली समझते हैं। तो आई एम 100% श्योर दे हैव सम लॉजिक बिहाइंड दिस डिसीजन। पर पैरेलली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम रोते रहते कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री से, मिलियनर्स निकल रहे हैं। जो लोग मिलियनर बन जाते हैं ना भारत में, अलग अलग रीजंस की वजह से, यहाँ तो UAE चले जाते हैं, यहाँ तो अमेरिका चले जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये जो नए टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी की तरह, ये हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। सॉफ्टवेयर रेगुलेशंस लाने की बहुत ज़रूरत है। That's where the world is going and India is missing out. Yeah, absolutely। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 8 साल से हूँ। मैं देखता हूँ बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स, पीपल फ्रॉम IITs, पीपल फ्रॉम डिफरेंट टॉप कॉलेजेस इंडिया में जो हैं, वो अगर उनको एक अपनी कंपनी बनानी होती है ना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो इंडिया में नहीं बनाते। बिकॉज जब बिजनेस करने की बात आती है, सबसे पहले कोई इंसान देखता है स्टेबिलिटी, कि जहाँ पे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जिस कंट्री में कर रहा हूँ, वहाँ पे स्टेबिलिटी है कि नहीं है। कोई कैपिटल रेस कर रहा है, ऐसा नहीं होना जी सडनली कुछ हो गया और 4 साल की मेहनत ज़ीरो हो गई। तो वो उनके हिसाब से सही बात भी है। इस चक्कर में ब्रेन ड्रेन एक्चुअली हो रहा है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। ब्लॉकचेन एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग इसको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबली। इंडिया में इसको कंट्रोल्ड तरीके से चलने देना चाहिए। और इसमें सिंपल चीज़ है कि आप इंडस्ट्री से बात करो, उनसे डिस्कशन करके ऐसी चीज़ें बनाओ, गाइडलाइंस बनाओ, सैंडबॉक्स बनाओ, जिससे कि स्टार्टअप्स जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं उनको आप एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो कि इंडिया में आप करो, हम आपको सुपरवाइज करेंगे, हम आपको मॉनिटर करेंगे, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, बट इन प्रिंसिपल्स के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हो ताकि इनोवेशन भी हो और इंडिया आगे भी बढ़े। और इंडिया ये जो इस पर काम कर रहा है इसको एक्सपोर्ट करे तो देश की GDP बढ़ेगी। जब इंटरनेट नया आया था तो इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स, मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स बने जो लोग सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट किए हैं। और इंडिया में आज कितना बड़ा GDP कंट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है इंडिया के GDP ग्रोथ का। नाउ अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, इंडियंस को लेवरेज करो यहाँ पे, उन पे काम करने दो और एक्सपोर्ट दिस टू द वर्ल्ड। जब कोई आम इंसान क्रिप्टो करेंसी शब्द के बारे में सोचता है आजकल, it's one of 3 thoughts. First thought is investment asset, possible investment asset, कि हाँ शायद पैसे बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। Second thought is कोई तो टेक ओरिएंटेड सब्जेक्ट है ये, मुझे इसकी समझ नहीं है, ये मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ। एंड थर्ड अनफॉर्चुनेटली इज स्कैम है, ये वाली थॉट आ जाती है। ओके, इन तीनों थॉट्स को हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें एक एसेट के बारे में जानना है तो उसके अंदर घुस के उसे समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ये मैंने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले कहा था कि पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड की एक कमी ये है कि अक्सर गुड कम्युनिकेटर्स नहीं, आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर हो, आप बहुत आसानी से समझा देते हो कि क्रिप्टो करेंसी का लॉजिक क्या होता है। आई फील कि जितने भी लोग एंटी क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारे इसका लॉजिक, इसकी इंजीनियरिंग नहीं समझते, इसलिए वो एंटी हो चुके हैं, क्योंकि दी ओनली न्यूज़ दैट रीचेस देम इज अबाउट द स्कैम्स। तो जो हमने पहले वाले पॉडकास्ट में किया कि बेसिक्स से समझना है क्रिप्टो करेंसी को, वो फिर से एक शॉर्ट में हम रिकैप कर देंगे टू स्टार्ट विथ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। ये पूरा क्रिप्टो 101 भी होगा और 909 भी होगा, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। मैं पहले ब्लॉकचेन समझाता हूँ, बिकॉज ब्लॉकचेन कोर टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो को पावर करती है।
ठीक है। तो ब्लॉकचेन, जस्ट वन लाइन डेफिनेशन, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो विदाउट रिलाइंग ऑन वन पर्सन और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन पर रिलाई किए बिना आप डेटा स्टोर, डेटा प्रोसेस एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू ऑन एनी डेटा, वो आप कर सकते हो इन अ सेफर वे, इन अ ट्रांसपेरेंट वे। काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी सेफ होता है, काफ़ी ओपन होता है ना। ये टेक्नोलॉजी है। तो लोग बोलते थे यार इसका पर्पस क्या है। एंड आप अगर देखेंगे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लोग हंसते थे, है ना, कि अमेजॉन जब फंड रेज कर रहा था तो बोलते थे कि ये इंटरनेट भला क्या है, क्या चीज़ है, तब कोई नहीं जानता था। लोग कंप्यूटर्स के बारे में भी ये कहते थे 50 साल पहले। 50 साल पहले बोलते थे कंप्यूटर तो क्या होगा, बट आज देखो आपने कितना ये टेक्नोलॉजी अपनी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है ना। तो जब इंटरनेट नया नया आया था तो उसका एप्लीकेशन लोग सिर्फ ईमेल भेजने में या फिर ब्राउजिंग करने में इतना ही था। तब लोगों को कोई समझ नहीं थी कि मैं कैब भी 20 साल बाद कैब भी इंटरनेट के थ्रू ही करूँगा, है ना। बट इंटरनेट की अपनी एक जर्नी रही है पिछले 30 सालों में। इंटरनेट जब नया आया था तो लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते थे, किसी वेबसाइट पे गए, पढ़ा, बस ख़त्म। फिर इंटरनेट इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ तो बहुत सारी कंपनीज बनने लगी, फेसबुक है, गूगल है। ये कंपनीज ने ऐसे टूल्स बनाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए जहाँ पे इंसान उस पर इंगेज कर सकता है, पढ़ सकता है, कमेंट कर सकता है, इंगेज कर सकता है। और इन द प्रोसेस क्या हो रहा है कि मैं अपना डेटा इन कंपनीज को दे रहा हूँ और मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो ये कंपनीज डेटा यूज़ करके किसी थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचते हैं। यानी कि ये कंपनीज आपका नाम जानते हैं, आपका चेहरा जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं आपके बारे में, आपसे ज़्यादा ये कंपनीज जानते हैं। आप क्या करने वाले हैं वो ये कंपनी जानते हैं, बिकॉज इनके पास बहुत डेटा है आपके बारे में, सारी एक्टिविटीज़ है ना। उस हिसाब से ये लोग वो डेटा को यूज़ करके देन दे मोनेटाइज, है ना, उसको मोनेटाइज करते हैं, बिकॉज ये सारी एप्लीकेशन यूज़ करना फ्री होता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ है ना कि ये जो सारे, जो एक लाइन बोलते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, तो जो आपका डेटा है जो इंटरनेट की दुनिया में है, ये डेटा अब आपका नहीं है, आप इन कंपनीज को देते हैं और ये कंपनीज उसको मोनेटाइज करती हैं। इस प्रोसेस में ये जो इंटरनेट है वो काफ़ी सेंट्रलाइज हो चुका है। मतलब बहुत कुछ लिमिटेड कंपनीज है, 5-6 कंपनीज है, वो ही पूरा कंट्रोल करती हैं। सो मच सो दैट जितना भी सर्च ट्रैफिक होता है 98% ऑफ सर्च ट्रैफिक बिलोंग्स टू 2 कंपनीज ओनली। जितना भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड दे चार्ज एग्जॉर्बिटेंट फीस, है ना, वो अपने प्लेटफॉर्म की फ़ीस चार्ज करते हैं। तो इंटरनेट काफ़ी अभी सेंट्रलाइज हो चुका है। मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है कि जो नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या जो Web3 है, ये इंटरनेट को एक नई दिशा में लेके जाएगा। इट इज़ एन अपग्रेड टू द करेंट इंटरनेट। उसमें क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज जब ऑनलाइन आई थी तो पहले हर चीज़ टिकट बुकिंग ऑफलाइन होती थी, ट्रेन के बाहर आप लाइन में खड़े होकर टिकट बुक कराते थे, फिर सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अभी जो करेंट इंटरनेट है इसका नेक्स्ट वर्जन ये ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा, क्योंकि ये इसमें आप अपनी जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपके पास रहती है, आपके पास ओनरशिप रहती है, डेटा आपके पास रहता है। और ये एक नई सेट ऑफ कंपनीज बन रही हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर नए नए प्रोडक्ट्स बना रही हैं। आपने कहा कि नए कंपनीज बन रहे हैं, नए एप्स बन रहे हैं वगैरह। कैन यू नेम सम ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स? फॉर एग्जाम्पल एक आवे है विच इज़ अ लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल, जिसमें आप लेंड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है विच इज़ ऑन द डीप इनसाइड, जो ये बना रहा है कि गूगल ने पूरा वर्ल्ड को मैप कर रखा है और एक कंपनी है जो पूरा उसका डेटा अपडेट करती रहती है। नाउ देर इज़ अ कंपनी विच इज़ डूइंग इट इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर, कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया के कंट्रीब्यूट करेंगे, एक ऐसा मैप डिज़ाइन करेंगे जो कि हमेशा अपडेटेड है और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेटेस्ट है, बिकॉज उसमें एक इंसान काम नहीं कर रहा है, लाखों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस नेटवर्क में। ये एक डीपन बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। लोग इस पे काम कर रहे हैं। लोग कंज्यूमर एप्लीकेशंस बना रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जैसे रणबीर आपका ट्विटर अकाउंट है, आप ओन नहीं करते हो उसको, मतलब आप कल रेंट करते हो। हाँ, अगर कल ट्विटर के बॉसेस को लगा, यानी कि इलॉन मस्क को लगा कि यार ये रणवीर ना एक नंबर का ये है, हाँ, तो फिर मेरा ट्विटर बंद कर सकते हैं वो। ट्विटर बंद कर सकते हैं, डी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को डी प्लेटफॉर्म कर दिया था जब जैक डॉर्सी हाँ, ट्विटर के सीईओ थे। जब जैक डॉर्सी ट्विटर के थे। तो ये प्लेटफॉर्म ओपन नहीं है,
आजकल हर चीज़ डिजिटल है, मेरी आइडेंटिटी एक डिजिटल आइडेंटिटी भी है। मैं नहीं चाहता कि कंपनी के साथ साथ मेरी आइडेंटिटी चली जाए, कंपनी मेरी उसके साथ कुछ छेड़खानी कर पाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ मेरे पास हो, कंट्रोल में हो। तो अभी लोग नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि आपकी सारी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो कि वो कंपनी है या नहीं है। आपका डेटा आपके पास है, यू कंप्लीटली ओन दैट। ये जो भी आपने अब कहा, यही थॉट्स उन टॉप इंजीनियर्स के दिमाग में है कि यार दुनिया ज़्यादा ही सेंट्रलाइज हो चुकी है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज यूज होती है। या उन ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए एक डेवलपर को टोकन्स खरीदने पड़ते हैं। उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन, जैसे फॉर एग्जांपल वो इथेरियम के ऊपर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन सारे इथेरियम में ही होते हैं, वो उसका फ्यूल होता है। इट्स लाइक आप एक गाड़ी चला रहे हो, है ना, तो जो इंजन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो उसका फ्यूल है दैट इज टोकन। विदाउट फ्यूल इंजन नहीं लेके जाएगा आपको एक जगह से दूसरी जगह तक। आपने इथेरियम टोकन के बारे में बताया। हाँ, एक कंज्यूमर के दिमाग में इथेरियम बस एक इन्वेस्टमेंट का एसेट है कि हाँ मैंने थोड़ा सा इथेरियम खरीद लिया। हाँ, लोग वो समझते हैं क्योंकि वॉलेट्स पर इथेरियम दिख जाता है कि हाँ इथेरियम की ग्रोथ हुई है। हाँ, कोई भी इस साइड की गेम नहीं समझता जो आपने अब तक ये कहा। हाँ। अब बताइए, दोनों साइड से एक्सप्लेन। देखिए मैं इसको ऐसे से बताता हूँ, जैसे इंटरनेट जब आया तो बहुत सारे कंपनीज आई, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज आई। उन लोगों ने अपने शेयर थे, उनके कंपनी के शेयर थे। कुछ कंपनीज बहुत बड़ी बनी, बहुत सारी कंपनीज नहीं बड़ी बन पाई, है ना। सिमिलरली ये जो सारे लोग नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ये सारों का जो टोकन शेयर होता है वैसे इनका टोकन होता है। बिकॉज और मैं इस पे आऊँगा कि वो क्यों टोकन रखते हैं। इनका टोकन होता है, तो जितना बड़ी ये प्रोडक्ट बनेगा, जितनी बड़ी ये चीज़ बनेगी, उतना उसकी वैल्यू टोकन में एक्रू होती है, उतना वो टोकन बड़ा बनेगा। तो ये काफ़ी कोरिलेटेड है। तो जैसे शेयर मार्केट कंपनीज, उनका जो शेयर होता है, सिमिलरली जो ब्लॉकचेन की कंपनीज होती हैं उनका क्रिप्टो टोकन होता है, विच जो कि शेयर के इक्विवेलेंट होता है, जो उसकी ओनरशिप डिनोट करता है। और जैसे जैसे बड़ी कंपनीज बनेंगी उसमें वैसे वैसे उनका टोकन का प्राइस बढ़ता है। इथेरियम का लोग देखते हैं कि हाँ मैंने पैसा डाला वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? आप इथेरियम की ब्लॉकचेन जितना ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, जितना इथेरियम के ऊपर लोग कंपनीज बनाएंगे, उतना इथेरियम के प्राइस में बढ़ेगा वो। और ये चीज़ देखी भी है। पहले अगर मान लो 50 लोग इथेरियम के ऊपर बना रहे हैं कंपनीज, तो इथेरियम बहुत सस्ता था। आज वो हज़ारों कंपनीज हैं तो इथेरियम बड़ा है। और जब ये लोग कंपनीज बनाते हैं तो उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो ट्रांजैक्शंस इथेरियम नेटवर्क को यूज़ करते हैं और उनको फीस जो पे करनी पड़ती है वो ट्रांजैक्शन करने के लिए वो उस टोकन में करनी पड़ती है, ईथ जो बोलते हैं। और दिस इज़ द रेवेन्यू फॉर दैट ब्लॉकचेन। ये रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतना ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म नेटवर्क की वैल्यू होगी, तो वो ये यूटिलिटी होती है उसकी। एंड इसीलिए प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं। कल को अगर आपने एक नई ब्लॉकचेन बनाई जिसको हज़ारों कंपनीज यूज़ करती हैं तो वो भी प्राइस में अप्रिशिएट करेगा। ऐसा होता है। सोलाना जैसे आपने देखा, सोलाना बहुत 3-4 साल पहले बहुत कम प्राइस थी, पर अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सोलाना के ऊपर बन रहे हैं, तो सोलाना अभी अप्रिशिएट किया है। तो जितना उसको लोग यूज़ करेंगे उतना उसकी प्राइस उससे लिंक्ड होती है, उसके यूसेज पे। और सोलाना के को-फाउंडर देसी है। सोलाना को फाउंडर इंडियन है। एक और टोकन है जिसका नाम है मैटिक। पॉलीगॉन होता था। हाँ, वहाँ भी को-फाउंडर देसी है। और टेक वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि यार देसी लोग इतने बढ़िया टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर इंडिया में इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती क्रिप्टो करेंसी को एज मच एज इट शुड। ये नैरेटिव को पब्लिकली बताना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर इन लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, टेक वर्ल्ड में इनको रिस्पेक्ट मिल रही है, पर भारत में इनकी बात भी नहीं होती। वेरी सैड अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक वो समय की बात है, किसी को तो चेंज ड्राइव करना पड़ेगा। बट आने वाले सालों में ये तो पता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत मेन स्ट्रीम हो जाएगी, बहुत कॉमन हो जाएगी, लोग समझेंगे, यूज़ करेंगे, तब शायद इन लोगों को काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, इनको अप्रिसिएशन मिलेगा। बट ग्लोबली आपने बिल्कुल सही बोला, ये लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे देश में आके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, जॉब क्रिएट करो और देश को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आगे लेके जाओ। तो इसीलिए लोग जाते भी हैं, क्योंकि जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा लोग वहाँ जाएंगे। आई थिंक यूएई
इनवाइट कर रही है या पूरे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को कि यार आप यहाँ आ जाओ, यहाँ अपने बिजनेसेस खोलो. आई एम श्योर इट्स सॉफ्टर टैक्सेशन. आई एम ऑल्सो श्योर नो दे आर गिविंग बेनिफिट्स. मतलब यूएई में जीरो टैक्स है. यूएई में लोग गोल्डन वीज़ा देते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में काम, स्पेसिफिक लाइसेंसेस है बाय द वे. यूएई में अगर आप एक क्रिप्टो बिजनेस कर रहे हो या वेब3 में कुछ काम कर रहे हो, आपको लाइसेंस मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे इकोसिस्टम बनाया जाता है, बनता है, और वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करते हुए, बिकॉज उनका प्लान है कि 2033 तक ये इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में उनको जीतना है ग्लोबली. दे वांट टू मेक यूएई एज द हब, द न्यू सिलिकॉन वैली इन दिस इंडस्ट्री. और वो बाहर कंट्रीज से कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आप आओ. मेरे भी काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, वो काफ़ी प्रोग्रेस हैं, वो काफ़ी समझते हैं 3 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा. फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड जो अपना ज़मीन है उसको टोकनाइज कैसे करके अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे काम कर रहे हैं वो. तो वो 3-4 साल आगे का काम कर रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि उनको काफ़ी फ़ायदा देगा. मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, है ना, और इस पे काम किया जाए ताकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बाकी कंट्रीज से तेज़ी से ग्रो कर सके. मेरे को लगता है इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी. एक रिपोर्ट आई थी नेस्कॉम के द्वारा कि 2030 तक ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो दिस इंडस्ट्री कैन पोटेंशियली ऐड $1.1 ट्रिलियन टू द कंट्रीज जीडीपी. छोटा नहीं है, $1.1 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है. राइट नाउ अभी ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन है ना. वो भी छोटा नहीं है. $2.5 ट्रिलियन बहुत 60% ऑफ इंडिया जीडीपी, राइट. तो अगर ये इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, इसको लेवरेज करके यूज़ करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. 4 साल पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी लोगों की अबाउट ओवरऑल वेब3 और आज जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. मुझे लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है. पहले तो लोग समझते भी नहीं थे. आज गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज करती है, बोलते हैं कि हाँ हम रेगुलेशन की तरफ काम कर रहे हैं. ऑफकोर्स रिस्क्स हैं क्योंकि हर नई टेक्नोलॉजी में रिस्क होते हैं, है ना. तो इसमें भी रिस्क हैं, बट वो रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है. बिकॉज जो आम जनता है जो इसमें इंटरेक्ट कर रही है, उनको गाइड, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये इम्पॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा. एक छोटी डार्क साइड है क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड. पीपल एसोसिएटेड विथ पॉसिबिलिटीज ऑफ टेररिज्म, पीपल एसोसिएटेड विथ FTX स्कैम, ये वो. मैं चाहूँगा कि आप ही समझाइए कि ये डार्क साइड है क्या, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. ठीक है, नफरत करो, मत इन्वेस्ट करो, पर जानो कि लाइक व्हाई इज दैट स्कैम वर्ड एसोसिएटेड विद क्रिप्टो. आप बताइए. मुझे लगता है कि जो वर्ड है ना क्रिप्टो, उसके साथ बहुत मिसकंसेप्शंस जुड़े हुए हैं. लोग नहीं समझते हैं इसको. और जैसा आपने बोला, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, डजेंट मैटर, बट एक बार इसके बारे में पढ़ो. अगर ये चीज़ इंटरनेट को बदल सकती है, बेटर बना सकती है, तो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज आप इंटरनेट में इतना टाइम स्पेंड करते हो, पता तो होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, है ना. बिटकॉइन क्या है, कैसे चलता है, लोग क्यों वैल्यू करते हैं. अगर पिछले 15 सालों में बिटकॉइन आज इतनी प्राइस पे है या इतना बड़ा हो चुका है, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट करें, तो कुछ तो रीज़न होगा. तो जस्ट फॉर दैट सेक मेरा तो हमेशा जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम दोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, बिना पढ़े ओपिनियन बनाना कि नहीं ये ऐसा है वो ऐसा है, मुझे लगता है वो फेयर नहीं है, है ना. उसके बाद मैं उस पर आता हूँ जो आपने वो चीज़ें बोला. आई एग्री कि बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे लोगों को डर लगता है कि यार मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नुकसान हो जाए, और वो अनफॉर्चुनेट है. पर ये भी है कि हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो हर इंडस्ट्री में, हर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में. इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं जो फेल हुए हैं. ग्लोबली ऐसा हुआ है. 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, 2008 में आपने देखा था. तो वो चीज़ों से आपको सीखना चाहिए. मेरे को जो लगता है कि अभी जैसे आपने FTX का बोला, राइट, वो अनफॉर्चुनेट है, राइट. उस चक्कर में लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है. हुआ क्या था? हाँ, तो अमेरिका में एक प्लेटफॉर्म था FTX नाम से. उनके सिस्टम्स में कुछ फ्रॉड करके
कुछ फ्रॉड करके उन्होंने कस्टमर्स का जो पैसा था वो यूज़ कर लिया था, एंड सडनली जो कस्टमर्स का पैसा था वो उसमें नुकसान हो गया, उन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया, एंड दैट वाज अ क्लासिक केस ऑफ फ्रॉड। उसमें क्रिप्टो की कोई गलती नहीं थी, टेक्नोलॉजी की कोई मिस्टेक नहीं थी। इट कैन पोटेंशियली हैपन विद एनीवन। इट इज़ लाइक यार आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा दिया आपको 5% रिटर्न कमाने के लिए, बट उसने वो आपका पैसा कहीं और किसी को दे दिया और या कहीं यूज़ कर लिया जिसमें उसको नुकसान हो गया, तो आपके पैसे का नुकसान हो गया। इट्स लाइक वो क्रिप्टो के स्टॉक ब्रोकर थे, तो आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाके कहते हो कि भाई ये ले मेरे पैसे और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे, हाँ, पर उन्होंने उन्हीं कस्टमर्स के पैसों का फ़ायदा उठाया। कहीं और गलत तरीके से यूज़ कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था, इस चक्कर में कस्टमर्स का नुकसान हो गया, है ना। तो ये एक मेजर इवेंट हुआ था यूएस में, जिससे 2 साल हो गए रफली, जिससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। ये नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसका ये क्यों होता है, जब गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है किसी चीज़ को, जब उसको सुपरवाइज नहीं करती है, मॉनिटर नहीं करती है, रूल्स गाइडलाइंस क्लियर नहीं बनाती है। रूल्स हैं, कठिन है, सिंपल है, सेकेंडरी है, बट जब रूल्स होते हैं तो आम जनता का फ़ायदा होता है। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली बढ़ रही है, आपको पता है कि आपको रेगुलेट करना है, आपको पता है कि इस पे काम करना है, आपको पता है कि इंडिया में 30 मिलियन 35 मिलियन लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको आप एटलीस्ट एक बेसिक गाइडलाइंस बना सकते हो, और इस पर काम चल भी रहा है, हम लोग भी रिप्रेजेंटेशंस देते रहते हैं। तो जब वो होगा तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आम जनता का नुकसान ना हो। इंडिया में और ग्लोबली रेगुलेशंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चल रहा है, और हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं जहाँ पे रेगुलेशन आज नहीं है, बट चूंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, यहाँ पे रेगुलेशन का महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, मेरा ये मानना है। अगर वो होगा तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। डू यू थिंक कि ये जो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स है, मेरा मानना ये है कि आई फील इट्स अ बिट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, कि थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, फिर देखते हैं हाउ द वर्ल्ड्स गेम पैन्स आउट। मतलब वो देखना चाह रहे हैं कि चाइना यूएसए में क्या डेवलपमेंट होगी इस पूरे सेक्टर में, हाउ विल पीपल देयर इंटरैक्ट विद क्रिप्टो करेंसीज, एंड देन दे विल काइंड ऑफ लूजन अप अ लिटिल बिट। आई होप that is what is going to happen. Yeah, I think that is what I feel also, कि ये धीरे धीरे लूजन अप होगा, बट द चैलेंज इज कि जब होगा ना तब तक लेट हो जाता है। बाय द टाइम समथिंग हैपन्स तो वो ऑलरेडी लेट हो जाएगा, आपके ब्रेन ड्रेन हो चुका होगा। बड़ी ओपन एआई जैसी कंपनीज एआई में खुली हैं, वो बन जाएंगी ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो पे बन जाएंगी यूएस में कंपनीज, फिर कैचअप करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर मान लो एक ब्लॉकचेन है, एथेरियम ब्लॉकचेन है, या फिर सोलाना मान लेते हैं, सोलाना पे लोग काम कर रहे हैं। इमेजिन 2 वर्ल्ड्स, एक वो सोलाना इंडिया के अंदर है, इंडिया से लोग बना रहे हैं, इंडिया में बना रहे हैं, तो कितना ग्रोथ होगा, कितने डेवलपर्स उस पर काम करेंगे, वर्सेस ये सेम चीज़ बाहर होती है। तो जब वो बन गई, लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर चेंज करना डिफिकल्ट होता है। तो जो आप बोल रहे हैं वो हो सकता है कि हम थोड़ा समझते हैं, देखते हैं बाकी कंट्रीज़ कैसे रेगुलेट कर रही है, रिस्क नहीं लेते हैं, और जब हो जाएगा देन वी विल अडॉप्ट इट। बट हिस्ट्री बोलती है बार बार, इतिहास गवाह है कि जिसने, अगर आपको टेक्नोलॉजी में कुछ आगे करना है या इनोवेशन कुछ करना है, तो आपको पहले उसमें कदम लेके थोड़ा रिस्क एक्सपेरिमेंट करना होता है। जिस भी कंट्री ने, जिस भी एंटरप्रेन्योर ने, जिस भी बिजनेस ने किया है, वो आज बड़े बने हैं। और काफ़ी, फॉर एग्जांपल ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंडिया ने काफ़ी बढ़ोतरी की है। एग्जाम्पल दिया जाता है इंडिया का, यूपीआई कितना मेन स्ट्रीम है आज के टाइम पे। तो मुझे लग रहा है चेंज आ रहा है धीरे धीरे, बट जो नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती हैं, राइट, जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होती है, वो रिस्क को लेवरेज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए बाय सपोर्टिंग द राइट एनवायरनमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑलवेज एडवांसेस फास्टर देन द लॉ। हमेशा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, रेगुलेशंस लॉ हमेशा पीछे रहता है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि हाँ एआई के रेगुलेशंस आ गए फिर टेक्नोलॉजी बन रही है, हमेशा टेक्नोलॉजी आगे रहती है। तो जब कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस पर काम चल रहा है, जो ग्रो कर रही है, तो उसके अराउंड आप कर्टेल मत करो, उसको डिमोट मत करो इफ़ यू आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट लेट द इनोवेशन हैपन अराउंड इट। मेरा ये मानना है। इंडिया में काफ़ी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनोवेशन हुआ है, एंड आई एम सुपर बुलिश ऑन इंडिया। मुझे लगता है आने वाले 10 साल 20 साल are the golden years of India. India is growing at 7.5% per year. That is the rate at which GDP is growing, one of the largest economies. तो इसमें एक्चुअली जब आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ऐड कर दोगे,
तो ये जो नंबर है और तेजी से ग्रो होगा। चाइना ने भी यही किया था, टेक्नोलॉजी लेवरेज की थी। यूएस ने 30 साल पहले 40 साल पहले टेक्नोलॉजी लेवरेज की थी, इसलिए आज वो इतना आगे हैं। उनकी जीडीपी $29 ट्रिलियन की है। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर इंडिया ग्रोथ में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जहाँ तक रही बात ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की, मुझे लगता है कि इंडियंस लोग कैचअप करेंगे, कर लेंगे। और मेरा एक पर्सनल गोल या मिशन भी है कि इंडिया के अंदर जो Web3 टेक्नोलॉजी है इसको मेन स्ट्रीम करना है। Web3 यानी कि ये जो भी हम अब तक जो भी बात कर रहे हैं, हाँ, ये सब Web3 है। Web3 बेसिकली इंटरनेट का एक बेटर वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन। फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट को Web3 कहते हैं। हाँ, फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट को Web3 कहते हैं। बाय द वे आजकल लोग बात करने लगे हैं, 3 साल पहले कोई समझता नहीं था। मैं अभी रिसेंटली नंदन नीलेकानी सर से मिला और उन्होंने एक पेपर लिखा है, उसका टॉपिक है फिंटरनेट। फिंटरनेट बेसिकली फाइनेंस ऑन टॉप ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि इंटरनेट जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र को सॉल्व कर दिया है। आप कहीं से कहीं भी इन्फॉर्मेशन आप भेज सकते हो, पर वैल्यू ट्रांसफ़र करना आज पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज बहुत सारे जोग्राफिकल बाउंड्रीज आते हैं। ब्लॉकचेन और सो कॉल्ड फिंटरनेट एक्चुअली इंटरनेट के फैब्रिक पे एक फाइनेंस की लेयर बनाता है, जिससे कि आप वर्ल्ड को और फास्ट ग्रो करा सकते हो, जिससे आप जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इमेजिन करो, मेरा एक फ्रेंड है या मेरा ब्रदर है अमेरिका से, उसको मुझे पैसे भेजने हैं, रेमिटेंस करते हैं। रेमिटेंस में कितना खर्च आता है? इंडिया बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स फीस पे करता है। क्यों? पैसा भेजने के लिए अपने रिलेटिव्स को, फैमिली के लिए। ये सारा काम बहुत सस्ते में हो सकता है अगर आप क्रिप्टो को यूज़ करो, आप ब्लॉकचेन को यूज़ करो। ये क्लियर बेनिफिट दिख रहा है जहाँ पे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आम जनता के बचा सकते हो। ये यूटिलिटी है, पर ये लोग कंपनीज बनाएंगे, जब रेगुलेशन होगा तब लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इवेंचुअली आने वाली हैं। इंडिया में आप लोगों को नहीं दिखती, बट ग्लोबली हो रही हैं। ग्लोबली नई नई कंपनीज बन रही हैं, ये $billion कंपनीज हैं। और ये जैसे होता था ना कि लोग, बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन आई थी 20 साल 30 साल पहले, वैसे आजकल कंपनीज ऑन चेन आ रही हैं। ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन को यूज़ करके अपनी कंपनीज बना रहे हैं लोग। तो जिसने भी इनोवेट नहीं किया वो इरेलेवेंट हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वे मोर फास्टर, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड फार मोर सुपीरियर देन द करेंट इंटरनेट। जो भी करंट इंटरनेट है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बने उससे काफ़ी बेटर आप चीज़ें बना सकते हो। एंड दुनिया जहाँ पे एफिशिएंट होता है उसकी तरफ जाती है। ये फंडामेंटली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, इसलिए लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसके ऊपर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आई होप कि पॉडकास्ट के इस पॉइंट तक लोग क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत समझ चुके, एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लिसनर्स क्रिप्टो को सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट की तरह देखते हैं, उन्हें पड़ी भी नहीं है कि ये ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, Web3 का मतलब क्या है। दे आर जस्ट फ्लोइंग विद लाइफ, क्योंकि दे ऑफिस गोअर्स, कॉर्पोरेट्स जिनके खुद के प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो उन्हें बिटकॉइन और इथीरियम खरीदने, तो अगर सपोज मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने इथीरियम खरीद लिया, जो इथीरियम मैंने खरीदा है उस इथीरियम की वजह से क्या मुझे एक एबिलिटी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स ऑन इथेरियम प्रोटोकॉल मिल जाती है? देखिए, जब आप इथेरियम खरीदते हैं तो आप जो नेटवर्क है उसके ओनर बन जाते हैं, पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो जितना बड़ा इथेरियम बनेगा, जितना बड़ा वो नेटवर्क बनेगा, आप उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं, आप उसके बेनिफिट से accrue होते हैं। इथेरियम आप इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख सकते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बट आप पार्ट नहीं लेते एक्टिवली, फाइनेंशियल अपसाइड के लिए करते हैं, वो भी एक तरीका है। दूसरा, एक डेवलपर्स भी होते हैं जो इथेरियम के ऊपर अपने प्रोटोकॉल्स या आम भाषा में बोले तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए नए ऐप्स बनाते हैं। उन ऐप्स को यूज़ करने के लिए जो फ्यूल होता है, जो फीस लगती है, वो इथेरियम टोकन में लगती है ना, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि इसका यूज़ क्या है। जब भी कोई आप ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर आप बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको वो फीस चाहिए होगी, उसके अलावा कोई फीस उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और यहाँ पे इसकी यूटिलिटी होती है, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ बिल्ड करना है तो वहाँ भी इसका यूज़ होता है। गॉट इट। विटालिक ब्यूटेरिन ने इथेरियम को क्रिएट किया था जी। यानी मान लो हम रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हाट धीरूभाई अंबानी वॉज टू रिलायंस,
Vitalik is to Ethereum. Fair? Yeah, he's one of the co-founders of Ethereum. पर अगर किसी ने Ethereum ETH का टोकन बाय किया तो इट्स लाइक बाइंग अ स्टॉक ऑफ Of Ethereum. Ethereum. Yeah. 30-40 साल पहले जब कोई स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर्स खरीदता था, हाँ. दैट वाज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट Yeah, इज हैपनिंग राइट yeah. नाउ. तो अगर कोई कंज्यूमर ETH खरीदता है, दे आर बिकमिंग पार्ट टाइम ओनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ. Shareholders of that ETH. network. Yes. मुझे याद है कि वो ओरिजिनल पॉडकास्ट में जो हमने हाँ. पहली बार रिकॉर्ड किया, मैंने आपसे बेसिकली ये पूछा था कि यार अगर मुझे मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है क्रिप्टो एसेट्स में, हाँ. तो फिर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. आपने कहा था कि ग्लोबली द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द वन दैट्स कंसिडर्ड द मोस्ट सेफेस्ट, द टू आर बिटकॉइन एंड इथेरियम. वो सेफ रहते हैं क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है. Yes. सो बेसिकली इथेरियम को जितनी भी ग्रोथ मिली है इन सालों में, वो ग्रोथ इसलिए मिली है क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं यूजिंग ETH एंड उसके एक्चुअल यूज केसेस है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस है, राइट? Yes. यही लॉजिक है. Yes. इट्स लाइक सेइंग अगेन टू कंपेयर टू द रिलायंस एग्जांपल, जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को स्टार्ट किया था, दे वर मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर्स. Yes. और उन पॉलिएस्टर फाइबर्स को अलग अलग क्लोथिंग बिजनेसेस में यूज किया गया था. इक्विवेलेंट एग्जांपल. Yeah. आप कुछ ऐड करना चाहोगे ताकि लोगों की समझ बढ़े इसके बारे में? जैसे टेक स्टॉक, तो इसको मैं थोड़ा टेक स्टॉक की तरह कंपेयर करूँगा. जैसे कि इंटरनेट जब नया था तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के ऊपर कंपनीज बनाई, लोगों ने गूगल बनाई, है ना. और जितना जितना लोगों ने गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना चालू किया, वैसे वैसे गूगल का शेयर प्राइस बढ़ता गया. सिमिलरली इथेरियम एक टेक्नोलॉजी है. अंतर ये है कि बस वो एक सेंट्रलाइज कंपनी है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है. ओल्ड इंटरनेट वर्सेस न्यू इंटरनेट. दिस इज़ द न्यू इंटरनेट. एंड इसके ऊपर जो भी जितने लोग भी इथेरियम नेटवर्क, इथेरियम ब्लॉकचेन, इट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन, कोई भी यूज़ कर सकता है. इसके ऊपर जो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यूज़ करेंगे, जितना उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स यूज़ करेंगे उतना उतना इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे पसंद है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, Web3 के बारे में, यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन सोर्स होती हैं. आप हर चीज़ कभी भी किसी भी टाइम पे वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो. ब्लैक बॉक्स नहीं होता. फॉर एग्जांपल रिलायंस या कोई एक कंपनी है, उसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आते हैं. हर क्वार्टर में आपको पता चलता है कि इसने कितना रेवेन्यू किया, कितना कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना हुआ. चूँकि ये एक ओपन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर जो भी एक्टिविटी रहती है, आप कभी भी जाके, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट नहीं करना. आप कभी भी जाके वेबसाइट्स हैं जैसे टोकन टर्मिनल हुआ या DeFi लामा हुआ, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आम जनता को पता नहीं होती, बट अगर आप इसमें जानते हो तो आप उसमें एनालाइज कर सकते हो कि इसका अच्छा आज इतनी फीस कलेक्ट हुई है, इसका पिछला 1 महीने का रेवेन्यू इतना हुआ है. आपको किसी क्वार्टरली रिजल्ट का वेट नहीं करना. ये 24/7 ऑलवेज ओपन टू एवरीवन एक्सेसिबल होती है, जो कि बेटर है, जो कि काफ़ी बेटर है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलती है. तो ये बेटर इंटरनेट है, बट ये एक ट्रांसपेरेंट एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक आम इंसान कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकता है और उसको वैलिडेट भी कर सकता है कि हाँ कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, यूज़र्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कितने लोगों की कितनी एक्टिविटी है. आपको किसी कंपनी के डेटा पे भरोसा नहीं करना. सब पब्लिकली अवेलेबल और विजिबल है इन अ 100% ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल वे. ओके. स्पेशली ओल्डर जेनरेशन में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जी. बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. तो एक कॉमन आर्ग्यूमेंट ये है कि यार ये 2 ऑप्शंस मेरे पास है एज एन इन्वेस्टर, तो मुझे क्यों ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए? श्योर. तो मैं ये मानता हूँ जैसे हमारे पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ना एक रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल होता था. गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल होता था. और बहुत सारे लोगों ने जनरेशनल वेल्थ बनाई है गोल्ड में इन्वेस्ट करके. मे बी रियल एस्टेट में ज़्यादा बनाई है बिकॉज रियल एस्टेट काफ़ी ग्रो किया है. बट आज के टाइम पे ना रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं. और उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे तो गोल्ड 7 से 9% पे ग्रो करता है. रियल एस्टेट भी रफली उसी रेंज पे ग्रो करता है. ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है. तो आजकल जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, राइट, और जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है ना, और आप हिस्टोरिकल ग्रोथ देखोगे तो वो गोल्ड, रियल एस्टेट, आम जो यंग जनता है, जो अल्फा पीपल है, वो उनको पसंद नहीं आता. लाइक आई डोंट नो, मेरे जो रिलेटिव जो जूनियर है लोग गोल्ड नहीं खरीदते हैं, उनको कुछ नया चाहिए
और एक्चुअली टेक्नोलॉजी रिलेटेड चाहिए, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं यंग लोग आजकल। वो 3-4 साल 5 साल होते ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं, तो उनको वो नेचुरली क्लिक करता है, मेरे को लगता है। और इंडिया में जितने हम लोग देखते हैं यंग लोग इन्वेस्टर्स हैं इसमें, वो ज़्यादा हैं देन कंपेयर टू पीपल जो कि 40 ईयर्स प्लस हैं। सो बिकॉज दे अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, वो काफ़ी टाइम इंटरनेट पे रहते हैं, समझते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, और उनकी समझ टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे रहती है। रियल एस्टेट ऑलरेडी अब आजकल देखोगे मतलब ज़्यादा अल्फा नहीं बचा है। लाइक अगर मुंबई में आप रियल एस्टेट खरीदोगे 3-4-5 करोड़ का घर आएगा, वो भी छोटा सा 1 BHK 2 BHK, कितना होगा तो अपसाइड उतनी नहीं मिलती है उन सब इन्वेस्टमेंट में। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या कंसीडर करते हैं कि यार अगर मुझे ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में अगर मुझे एक बेटर अपसाइड चाहिए, या मुझे मार्केट को बीट करना है, या मुझे जो निफ्टी है बेंचमार्क्स को बीट करना है, तो मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे मैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को बेटर कर सकूं। और क्रिप्टोस में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो हैज़ आउट परफॉर्म्ड एवरी अदर एसेट in the world. It has outperformed, and that is not 1 year, that is over last 15 years of its existence. मतलब 2024 -15 2009 से लेकर 2024 तक 3 जनवरी 2009 को फर्स्ट बिटकॉइन का ब्लॉक माइन हुआ था, तब से लेके आज तक 15 साल में जितना क्रिप्टो ग्रो किया है उतना कोई एसेट क्लास ग्रो नहीं किया है। ऑब्वियसली कभी बढ़ता है कभी गिरता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से देखते हैं ना इसको, तो हिस्टोरिकली बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है। और आने वाले टाइमों में भी जो प्रोजेक्टेड है उसमें भी काफ़ी लोग हाई ग्रोथ रेट अज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और वो दिखता भी है बिकॉज अभी काफ़ी अर्ली स्टेजेस है राइट इस टेक्नोलॉजी के। और एक फंडामेंटल रूल होता है कि आई थिंक यूजीन फार्मा करके एक नोबेल लॉरिएट है, 2013 में मिला था, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ एफिशिएंट मार्केट्स। उन्होंने बोला है अगर आपको रिटर्न मैक्सिमाइज करना है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो में। हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो इसीलिए क्रिप्टो में क्योंकि रिटर्न्स प्रोजेक्टेड मतलब लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए रिस्क इनहेरेंट है, होगी रिस्क जो अपन बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ दीज बैड इवेंट्स हैपनिंग, क्योंकि वो रिस्की है, गवर्नमेंट ने रेगुलेट नहीं किया इसलिए रिस्की है, इसीलिए रिटर्न ज़्यादा है। जिस टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेट कर देगी तब ये अपसाइड बचेगी भी नहीं, तब रिटर्न्स उतने होंगे भी नहीं, बिकॉज सारे रिस्क अब कम होती जा रही है। तो सिंपल फंडामेंटल रूल है। और ओवरऑल क्रिप्टो का जो फ्यूचर है जो प्रोजेक्टेड है वो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि रेगुलेशंस कब आएंगे, कैसे आएंगे। प्राइस आज के टाइम पे उस पर बहुत फ्लक्चुएट करता है। जैसे यूएस में अपन बात कर रहे थे कि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ट्रम्प, उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है ऑफ द इलेक्शन इज क्रिप्टो रेगुलेशंस एंड सपोर्टिंग क्रिप्टो इनोवेशन इन द यूएस। अगर वो होता है, लेट्स से इफ ट्रम्प विंस द इलेक्शन, सडनली आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्टिविटी, और रेगुलेशन सपोर्ट मिलेगा। जब वो हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट अल्फा दैट विल गो डाउन बिकॉज नाउ इट इज ऑलरेडी रेगुलेटेड। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल प्रिंसिपल। अभी थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न का पोटेंशियल ज़्यादा है। बाद में जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, जो कि होना है, आज नहीं तो कल होगा, तब तक फिर रिटर्न भी कम हो जाएगा बिकॉज चीज़ें बहुत क्लियर होती जा रही हैं। पहले मैं एक सेंटेंस कहूँगा, फिर आप बताइए कि अगर मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। जी, ये जो भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स है, दिस इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ Web3 बेस्ड टेक्नोलॉजीज। यस, करेक्ट? यस, यानी कि इंटरनेट का फ्यूचर एक्टिवली बन रहा है हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के थ्रू। अभी उन इंटरनेट एप्स या प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यू नीड क्रिप्टो एसेट्स, विच इज वाई द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो एसेट्स इज इंक्रीजिंग, राइट? या तो ये जो आपने कहा कि 15 साल की ग्रोथ जो रही है क्रिप्टो करेंसीज की, क्रिप्टो एसेट्स की, इट्स हैपेंड बिकॉज Web3 एक्टिवली बनाया जा रहा है। हाँ, लाखों लोग बना रहे हैं और बन रहा है, उस पर नए नए कंपनीज बन रहे हैं। मैं एक थोड़ा एनालॉजी देता हूँ। इंटरनेट आई थिंक अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं वो भी बताता हूँ, और काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। 2002 में जैसा इंटरनेट था ना, 2002-2004 में, हम लोग अभी क्रिप्टो में उस फेस पे हैं कि कुछ तो फटने वाला है। हाँ, मतलब कुछ तो होने वाला है। बहुत सारी चीज़ फटी भी हैं। जैसे 2002 में जब लोग बात करते हैं कि यार ये बैड इवेंट्स हुए, FTX हुआ, ये सब हुआ, इंटरनेट के टाइम पे नहीं हुआ था क्या?
इंटरनेट के टाइम पे भी हुआ था 2002 में, आई थिंक .com बबल हुआ था, लोग आ रहे थे, कंपनीज बन रही थी लेफ्ट राइट सेंटर, फिर क्रैश भी हुई, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई। क्रिप्टो में भी हो चुका है और हो सकता है आगे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट इंटरनेट उस टाइम पे लोग काफ़ी स्केप्टिकल थे। बट अगर टेक्नोलॉजी में दम है ना, तो आज मोस्ट पावरफुल, मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज ग्लोबली आर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। अगर वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस इज़ नॉट दैट पावरफुल बिकॉज दैट इज़ सो मेन स्ट्रीम नाउ डेज। सिमिलरली हम लोग अभी इस दुनिया में, Web3 की दुनिया में, हम अभी 2002-2004 वाले फेज़ में हैं। और जैसे उसके बाद कंपनीज आई थी, फेसबुक आई थी, गूगल आई, और ये सारी लोगों ने इतनी बड़ी बनी क्योंकि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है। इन क्रिप्टो ओवरऑल होल्डर्स दुनिया में अभी 400 से 500 मिलियन लोग हैं जो लोगों ने इसको अभी तक टच किया है। 2002-2003 में भी इंटरनेट में उतने ही लोग पहुंचे थे। आज इंटरनेट में 5.5 बिलियन लोग हैं। जब लोग आएंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इंटरनेट बड़ा बनेगा, इंटरनेट की कंपनीज बड़ी बनेंगी और उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी, उन कंपनीज के शेयर बढ़ेंगे। सिमिलरली अगर आप Web3 की दुनिया में देखें, तो जैसे जैसे Web3 अडॉप्ट होगा दुनिया में, रेगुलेशंस आएंगे, Web3 अडॉप्ट होगा, डेवलपर्स आएंगे, डेवलपर्स कंपनीज बनाएंगे, कंपनीज चूँकि ब्लॉकचेन पे हैं तो उनके टोकन्स रहेंगे, वो टोकन अप्रिशिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस दुनिया में पढ़ के, रिसर्च करके ये आइडेंटिफाई करना है कि अमेजॉन कौन है, गूगल कौन है, फेसबुक कौन है। आई थिंक वो काम है, वो लक से नहीं आता, वो आंख बंद करके कुछ भी कॉइन खरीदने से भी नहीं आता, वो सिर्फ आता है अपने आप को एजुकेट करा के, अलर्ट रह के कि दुनिया में ये सब भी हो रहा है, और उस हिसाब से अपनी रिसर्च करके उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, और कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करना, किसी के बोलने पे नहीं, किसी के बोलने, और लॉन्ग टर्म व्यू लेना कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जैसे AWS है, AWS बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजॉन इतनी बड़ी कंपनी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। AWS क्या करता है कि आपके क्लाउड रिक्वायरमेंट्स है उनको करता है, इसीलिए अमेजॉन को रेवेन्यू मिलता है, उसको कंपनीज देती हैं। एज एन अमेजॉन की एक सब डिवीजन AWS है, जहाँ से बहुत ज़्यादा कमाई होती है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है। अभी ब्लॉकचेन को यूज़ करके लोग AWS इक्विवेलेंट बना रहे हैं, जिसमें कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर आपको कोई भी कंप्यूटेशन करना होता है, कुछ भी यूज़ करना है, AWS इक्विवेलेंट उसका प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहा है। तो वो काफ़ी ग्रो किया है और उसकी कॉस्ट एक्चुअली 1/10 से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सर्वर की जगह लाखों करोड़ों कंप्यूटर के अंदर बटा हुआ है, तो वो फास्ट होता है, चीप होता है, एफिशिएंट होता है, सिक्योर्ड होता है। अगर आप अपना एक फाइल एक सर्वर में रखोगे तो उसके चोरी होने की संभावना ज़्यादा है, बट अगर आप उसको 1 लाख हिस्सों में बांट के 1 लाख कंप्यूटर्स में अलग अलग रखोगे तो कोई चोरी कर सकता है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी उसके डिस्ट्रीब्यूटेड जो नेटवर्क होता है उससे आती है, इसीलिए वो फास्ट होता है, इसीलिए वो सिक्योर होता है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये एक हाईली पावरफुल रेवोल्यूशन है मुझे लगता है, और इसके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर बनने वाली कंपनीज को बहुत बेहतर बना सकते हो। जो भी लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, इस टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप बहुत बेहतर प्रोडक्ट्स, बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बिकॉज लोगों को ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी की। मुझे नहीं पता कि अगर मैं कैब बुक कर रहा हूँ तो पीछे क्या इंजन चल रहा है, कैसे प्राइसिंग आ रही है। इट्स वेरी ईजी फॉर अ कंपनी टू फूल कस्टमर्स, बट व्हेन एवरीथिंग इज़ ओपन, एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट, ऑन ब्लॉकचेन, देन इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाला जो Web3 के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कस्टमर्स काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं, और इस पर 500 मिलियन दुनिया में लोग ऑलरेडी हैं। आपको लगता है कि कोई यूज़ नहीं कर रहा? डेटा देखो, आपको दिखेगा, इतने सारे वॉलेट्स हैं, इतने सारे यूज़र्स हैं, इंडिया में भी हैं, है ना, जो लोग इसको यूज़ करते हैं। ये जो आपने कहा ना कि यार ये AWS टाइप ब्लॉकचेन बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एप्लीकेशंस बन रहे, क्लाउड स्टोरेज कंप्यूटिंग, ये नैरेटिव्स मिसिंग है फ्रॉम द पब्लिक आई। लोग समझते नहीं कि बेस्ड ऑन क्रिप्टो एसेट्स बन रहा क्या है, क्योंकि गोल्ड एक फिजिकल चीज़ होती है, उससे गहने बनते हैं, उससे यू कैन होल्ड इट, घर पे आप रख सकते हो, इसलिए समझते हैं। ये समझते हैं कि गोल्ड के को लेकर एक स्कार्सिटी होती है, कम रहता है गोल्ड इस दुनिया में, लिमिटेड गोल्ड है, बिटकॉइन भी लिमिटेड है, एज सारे क्रिप्टो करेंसीज आर बेस्ड ऑन दैट सेम कॉन्सेप्ट, स्कैर्सिटी। बट आई थिंक लोगों का मेन क्रिटिसिज्म क्रिप्टो एसेट्स को लेकर ये है कि व्हाई इज इट ग्रोइंग, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन यूसेज। हमने यहाँ जब आप बेस्ड ऑन यूसेज कह रहे हो, दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ETH, इथेरियम, जितनी भी सेम सोलाना ऑल्सो, सोलाना, एप्टॉस, जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं,
जितना उस पर यूसेज बढ़ता है उतनी उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। सेम लॉजिक है Yeah, कि ये सारे टेक्नोलॉजीज है जिनकी वजह से और प्रोडक्ट्स फ्यूचर ऑफ Web3 डेवलप हो सकता हो है। सकता है, यस। अभी एक और थोड़ा आई नीड टू थ्रो गुगली, Yeah. ठीक है, बट Let's इट्स do फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग Yeah. एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैंने क्या समझा है इसके बारे में, ठीक है। पहले मैं एज अ कंज्यूमर बात करूँ, 3-4 साल पहले जब हमने पॉडकास्ट किया, आई बॉट बिटकॉइन एंड आई बॉट एथेरियम, एंड आपने तब कहा था कि ट्रीट इट एज अ लॉन्ग टर्म एसेट, Yeah. खरीदो और खुद के वॉलेट को जस्ट पास में रखो, कीप इट सेफ। Yeah. आई हैव नॉट हैड एनी इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट। एक क्रैश भी हुआ था बीच में बिटकॉइन का, जहाँ सारी क्रिप्टो एसेट की ऑनलाइन हाइप चली गई उस क्रैश की वजह से। 2 साल पहले, हाँ, रफली 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, जो Web3 के गीक्स है, एंड आई से दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, सारों ने कहा कि यार ये एक नेचुरल करेक्शन है, जैसे स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो जाती है, दैट्स द थिंग दैट्स हैपेंड हियर, और ये एक बहुत हेल्दी चीज़ है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, राइट। एंड नाउ इट्स ग्रोन अगेन, यस। right? We recovered from that crash, generally speaking. Yeah, we are almost at all-time high. We are just 7% short of all-time high. अब बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो और ये मैं जानता हूँ, फिर से मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा, नवाल, इलॉन, बालाजी, इन सारों के पास भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, Yeah. इन सारों ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्रिप्टो करेंसीज में, Yeah. एंड ये लोग समझदार लोग हैं। नाउ ETH, सोलाना, ये सब आपने समझा दिया कि इसका यूज केस क्या है। वन ऑफ द क्रिटिसिजम्स दैट जनरल पब्लिक हैज इज दैट यार बिटकॉइन का कोई यूज केस नहीं है। तो मेरा रीबटल अक्सर ये होता है कि इनका फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज था, दिस वाज द फर्स्ट क्रिप्टो एसेट एंड दिस इज व्हाट ऑल द इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली बैक्ड देन इन 2009, इसलिए आज भी वो एसेट क्लास यूज हो रहा है। बिटकॉइन को लोग डिजिटल गोल्ड की तरह देखते हैं, बिकॉज बिटकॉइन by definition has scarcity, it has security, it has all the properties of gold, sometimes even better than gold, and चूंकि ये एक hard asset है, exactly how store of value should be, इसीलिए लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। उसका रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी कि मैं बिटकॉइन ला के पेमेंट कर दूं, कर सकते हो, बट वो एक्सपेंसिव होता है। बट आप कर सकते हो, लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वैल्यू ट्रांसफर अगर आप वो करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी महंगा पड़ता है, टैक्सेस आ जाते हैं वो। नहीं, जनरली बीच में इतने सारे लोग होते हैं। अगर आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं बीच में जो उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर मैंने HDFC बैंक से पंजाब नेशनल बैंक में किया तो बीच में बहुत सारे लेजर एंट्रीज होती हैं, सेटलमेंट होता है, बीच में लोग होते हैं जो उसको अप्रूव करते हैं, तब जाके एंड आपको मिलता है। वो सब बैकग्राउंड में हो रहा होता है, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतनी सारी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसिव होता है। ये जो बिटकॉइन है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे आधारित है, इसमें बीच में ब्रोकर्स नहीं होते, बीच में मिडिलमैन नहीं होते, इसीलिए सेफ होता है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो। ये Web3 के अंदर आपको किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीट नहीं कर सकता सिस्टम को, है ना। और चूंकि इसमें मिडिलमैन्स नहीं है तो इसलिए फीस काफ़ी कम होती है। जैसे हमने ETH में विटालिक की बात करी थी जी, जो उसके फाउंडर है, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स पीपल स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इज हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, कि किसी को पता नहीं कि ये कहाँ से आया। सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो, जी, बस ये नाम पता है, बट नो वन नोज हु ही इज, हु इज इट अ कंपनी, इज इट अ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी को नहीं पता। It's a pseudonymous name. There is a documentary that got released recently in Jio Cinema. उसमें लोग, उसने इंटरव्यू लिया, लोगों से बात किया, प्रेडिक्ट किया, बट आई डोंट थिंक पीपल नो इट इज़, एंड आई थिंक फॉर द राइट रीज़न, बिकॉज जितना ज़्यादा ये आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ओनर, जस्ट लाइक गोल्ड का कोई ओनर है, आप बताओ कोई है क्या? नहीं है ना, राइट? गोल्ड is something that has happened over thousands of years, and similarly I think Bitcoin should not have an owner, it should not have an identity, otherwise it is very centralized. So let me give you some history. 2008 में यूएस में भारी रिसेशन आया, बैंक्स वगैरह सब फेल हुए, आपने देखा होगा कि लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था, तो आम इंसान का पैसा जो उन्होंने बैंक में रख रखा था उनका नुकसान हुआ, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम्स, और उनको नहीं पता, मतलब देयर ओन मनी, सालों साल की सेविंग उन्होंने किसी सेंट्रलाइज्ड
इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करके दी और उसका नुकसान हो गया, जो हम सोचते भी नहीं। जो सोचते भी नहीं है। और हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ सब बढ़िया चल रहा होगा, बट वो चीज़ें रेयर होती हैं, वंस इन वाइल होती है और आपकी सालों साल की मेहनत और जो सेविंग्स है वो जाती है। तब जाके समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्कड ऑन अ कॉन्सेप्ट। बाय द वे ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, क्रिप्टोग्राफी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बट उसको यूज़ करके किसी ने एक वाइट पेपर लिखा बिटकॉइन पे। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे बिटकॉइन वाइट पेपर तो आपको मिल जाएगा। उस बिटकॉइन वाइट पेपर को लिखा और उसमें लिखा कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर करेंसी सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप दुनिया में कहीं से भी कहीं भी आप ट्रांसफ़र वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी बैंक, किसी इंसान के पास बैंक अकाउंट हो ना हो। बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है और अगर है तो वो यूज़ नहीं करते, बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उनको, क्रेडिट नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। बट ये जो सिस्टम है इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर गांव में किसी के पास स्टारलिंक के थ्रू एक इंटरनेट है, वहाँ पे हज़ारों किलोमीटर कोई बैंक नहीं है बट वो भी इस सिस्टम में आ सकता है, तो काफ़ी इंक्लूसिव है। और ऐसा एक विजन के साथ उसने एक वाइट पेपर लिखा और उसमें बिटकॉइन के बारे में वाइट पेपर लिखा। उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पॉपुलर होना चालू हुई। ये टेक्नोलॉजी पे लोग काफ़ी साल पहले से भी काम करते आए थे, राइट। जैसे इंटरनेट जब नया आया तो पहले मिलिट्री में यूज़ होता था, है ना, 1960s 97 में मिलिट्री वाले लोग यूज़ करते थे, बट मेन स्ट्रीम आम जनता में अभी यूज़ आता है पिछले 20-30 सालों में। सिमिलरली पहले लोग काफ़ी रिसर्च पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते थे, बट जब बिटकॉइन आया तो लोगों का बत्ती चमकी कि यार ये भी हो सकता है, ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। फिर 2015 में विटैलिक ने और इथेरियम ने फिर बनाया, अच्छा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत पावरफुल है, क्या इसको यूज़ करा जा सकता है ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हो कि अगर ये होता है तो ये होना चाहिए। आज के टाइम पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है विद अ ट्रेडिशनल सिस्टम, बट ब्लॉकचेन में आप कर सकते हो, इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगा सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो उसको। तो आई थिंक वो करने के बाद फिर आप उसके ऊपर एप्लीकेशंस बनाना चालू हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने। इसका मतलब ये है कि आप कंज्यूमर एप्लीकेशंस बना सकते हो, नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। बिटकॉइन का पहले यूज़ सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू में था कि आपको अगर आपकी सेविंग्स पार्क करनी है कि उनकी वैल्यू कम ना हो आने वाले सालों में, तो जैसे पहले लोग गोल्ड करते थे, गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, अभी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। जो यंग जनरेशन है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है बिकॉज वो बिटकॉइन को एक गोल्ड की तरह देखते हैं। जैसे पहले स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते थे, रिलायंस का शेयर हो गया, HDFC बैंक का शेयर हो गया, सिमिलरली आजकल लोग ब्लॉकचेन के ऊपर जो कंपनीज बन रही हैं उनके जो टोकन्स हैं उसको उस तरीके से देखते हैं। टेस्ला ने कुछ $1 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन खरीदा था, टेस्ला ने काफ़ी खरीदा था पहले, पिछले 2-3 साल पहले, या राइट? हाँ, पर ये दैट्स 2022, 13 years आफ्टर द फर्स्ट बिटकॉइन वाज यस, माइंड। बहुत सारी कंपनीज बिटकॉइन होल्ड करती हैं। वो बोलते हैं ना कि होल्ड सब करते हैं, बताता कोई नहीं है। हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी आई थिंक यस, आई थिंक ओपनली भी आया था कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैज़ ओपनली डिक्लेयर्ड, बिकॉज आप इनकम टैक्स में आप एक्चुअली डिक्लेयर कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे, बट इंडिया में अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो तो आपके इनकम टैक्स भरते टाइम पे आपको ऑप्शन आता है कि आप कोई VDA या कोई क्रिप्टो होल्ड करते हो। इट्स अ बिग डील। 4 साल पहले नहीं होता था, बट मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट एटलीस्ट एक्सेप्ट करिए कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और आप उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, उस पर टैक्स भी पे कर सकते हो। दीज आर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। तो उसमें निकल के आया था कि इंडिया के कुछ पॉलिटिशियंस इन्वेस्ट करके रखा है, होल्ड करते हैं। मुझे लगता है जो लोग थोड़ा एजुकेटेड है ना, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और वो लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं। थोड़ा और समझते बिटकॉइन को। जी, उस वाइट पेपर की बात करते हैं, जी, उसमें लिखा गया था कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स रहेंगे। हाँ, कितने थे? 21 मिलियन 21 मिलियन। इनक्रिप्टेड है, एक्चुअली कोड के अंदर है। 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, मैं ये चाहूँगा कि ऑडियंस विजुलाइज करे कि इंटरनेट एक ग्लोब की तरह, एक प्लैनेट की तरह, उस प्लैनेट में 21 मिलियन बिटकॉइंस छिपे हुए हैं। अभी पिछले 13 सालों में इसमें सारे 21 मिलियन माइन नहीं हुए। और एक भी बिटकॉइन को माइन करने के लिए बहुत तगड़ा कॉम्प्यूटेशनल पावर लगता है, विच बेसिकली मीन्स हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? कुछ करेक्ट करना चाहोगे मुझे?
नहीं, कंप्यूटेशन लगता है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है। हाँ। यस, इसलिए हर कोई बिटकॉइंस को माइन नहीं कर सकता। इन द सेम वे कि हमें पता है कि सोना, गोल्ड छिपा हुआ है धरती में, धरती की। हर कोई माइन नहीं खोलता। हम्म, दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ बिटकॉइन। यस, कितने बिटकॉइन माइन हुए हैं अब तक रफली? रफली 19 मिलियन माइन हो चुके हैं, 19 मिलियन। 2 मिलियन बचे हैं। हाँ, और ये 2140 मतलब ईयर 2140 में सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। ओके। और इस सिस्टम को ही ऐसे ही डिजाइन किया गया कि एज यू गेट क्लोजर टू 21 मिलियन उसे माइन करना और भी ज्यादा और भी मुश्किल होता जाता है। Got it. ये काफ़ी वैसे में किया हुआ है कि एग्जैक्टली हाउ मनी शुड वर्क, हाउ इट शुड बी, वैसे पूरा ही सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। बिकॉज फिक्स्ड क्वांटिटी आपने रख दी, सप्लाई फिक्स्ड है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई मनी प्रिंट करते हैं, और काफ़ी कंट्रीज़ में मनी प्रिंटिंग होती है, तो आपके जो पैसा जो आप होल्ड करते हो उसकी वैल्यू, परचेजिंग पावर कम होती है, डिप्रिशिएट होती है ना। इससे आम आदमी का नुकसान होता है। बट इसको ऐसे डिज़ाइन किया था कि हम सप्लाई फिक्स रखेंगे, 21 मिलियन सप्लाई है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी ओवर टाइम। और वो होता है, इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस पिछले 15 सालों में बढ़ती आई है। वो $1 का था, मतलब $0.0008 से चालू हुआ था 2009 में, और आज अगर आप देखेंगे तो वो $67,000 का है। बिकॉज सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़, इनफैक्ट सारी चीज़ों जो भी इन्वेस्टमेंट हो सब में यही होता है, इट्स ऑल डिमांड एंड सप्लाई। बट कई जगह सप्लाई अनलिमिटेड होती है, राइट। अगर मान लो आप ऐसी चीज़ देखोगे जिसकी सप्लाई बहुत है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस नहीं रहेगी। बट जितना जितना उसकी सप्लाई लिमिटेड होती जाती है, उतना उतना उसकी डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पोर्ट्स लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार है, कार वही है, बस बिकॉज उसकी सप्लाई कम है इसलिए उसकी वैल्यू नॉर्मल कार से ज़्यादा होती है। तो सिंपल रूल। ग्रेट पॉइंट टू टॉक अबाउट बिटकॉइन सक्सेस स्टोरीज। ये हमने लॉजिक समझ लिया, अब ह्यूमन रियलिटी समझाइए जी। जिन लोगों ने 2009, 10, 11 में बिटकॉइन खरीदे और 2015 के आसपास ETH खरीदे, आज उनकी लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स के बारे में बताइए। मैं अपने हमारे कुछ यूज़र्स हैं, और मैं उनसे बात करता रहता हूँ, तो उनकी कुछ स्टोरीज बताता हूँ। एक न्यू मॉम थी और जॉब वगैरह छोड़ दी थी, तो घर बैठे बैठे उन्होंने इसके बारे में पढ़ना चालू किया। शी स्टार्टेड वेरी स्मॉल, पढ़ना चालू किया और फ्री टाइम में काफ़ी स्टडी करते रहती थी। और चूँकि सारी नॉलेज इसमें क्रिप्टो पे ट्विटर पे मिल जाती है और ऑनलाइन मिल जाती है, उन्होंने पढ़ के चालू किया। आई थिंक 1 लाख रुपए से चालू किया था। एंड शी स्टार्टेड 4-5 years बैक, 2021 में शी started with 1 lakh rupees roughly, and then made it like 50 lakhs in the previous cycle, and like 2021 वाले फेज में जब सब लोग आ रहे थे उसमें। और now she is one of the most profitable users on our platform, very very sharp, and अभी ज़रूरत नहीं उनको काम करने की। And थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग? yeah, through investing and trading, because the mostly investing, like you know, depending upon कि क्या हो रहा है मार्केट में, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं उनको फॉलो करके, देन शी यूज्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट बेट्स। तो शी डिड फिनोमिनल। शी नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूजर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम एक्चुअली पहली बार इंट्राडे क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। Yes. आई डिडंट इवन नो दैट। नो, इट हैपेंस, पीपल डू दैट, Really? पीपल डू, या स्टॉक मार्केट सिमिलरली, जैसे लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, पीपल ऑल्सो ट्रेड इंट्राडे इन क्रिप्टो, एंड एक्चुअली पीपल लाइक दैट बिकॉज ये 24/7 चलता है ना। तो ट्रेडर्स को बेसिकली ट्रेड करना है, मूवमेंट होता है प्राइस में, तो उससे वो रिटर्न्स कमाते हैं। तो क्रिप्टो में जो भी ट्रेडर्स को चाहिए, वेदर इट इज़ वॉलेटिलिटी, ऑफ कोर्स क्रिप्टो थोड़ा वॉलेटाइल होता है बिकॉज नया एसेट क्लास है, तो ट्रेडर्स को तो पसंद है वॉलेटिलिटी। 24/7 चलता है, तो कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। और रिटर्न्स के हिसाब से ट्रेडर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिप्टो में दिखती हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं जो मार्केट को समझते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रखते हैं, काफ़ी आर्बिट्राज होता है इन्फॉर्मेशन का। तो आम जनता का स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कमाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। और ये सेबी ने रिपोर्ट निकाली थी जिसमें लिखा था कि 92% ऑफ पीपल हु ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, लूज मनी। बट हमने ये सब सेम एनालिसिस कॉइनडीसीएस के प्लेटफॉर्म पे किया, तो वो रफली परसेंटेज 50-50 आया। तो मतलब क्रिप्टो में चूँकि बड़े बड़े धुरंधर लोग और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं अभी, इट्स मोस्टली
रिटेल पीपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन मेकिंग प्रॉफिट्स इन क्रिप्टो from a trading point of view is better than the traditional markets, because these are newer markets, inefficient markets हैं, नए नए markets हैं, inefficient हैं, and because of inefficiency opportunity comes. तो actually traders के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं, और stock market से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिकली दिखता है. तो दैट इज़ वन ट्रेंड दैट आई बीन सीइंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी restrictions वगैरह लग रहे हैं धीरे धीरे, तो पीपल आर ऑल्सो लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू डिफरेंट वेन्यूज़ जहाँ पे वो ट्रेड कर सके. तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग लोग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिसमें बाय रियल एस्टेट की तरह की खरीद के मैंने 10 साल 15 साल छोड़ दिया, अपने वॉलेट के अंदर रख लिया और अब भूल गए, अब 10 साल बाद देखेंगे, बिकॉज दे वांट टू गेट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट. दोनों टाइप के लोग होते हैं. जो मैंने देखा है, डेटा बताता हूँ आपको, 80 से 85% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं. मैं भी उसमें शामिल. हाँ, मैं भी. 80 से 85% बाय करके, जैसे गोल्ड खरीदते हो आप, रियल एस्टेट खरीदते हो, सब बाय करके 10 साल उनको लगता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होगी, जैसे इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ है, ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होगी, तब इसकी वैल्यू बहुत होगी. तो लोग उस पर्पज से होल्ड करते हैं. मोस्ट ऑफ द यूजर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म आर लाइक दैट, जो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं. बट 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि इसको ट्रेड करते हैं डेली, बिकॉज उनको मार्केट में न्यूज़ मिलती है, वो समझते हैं कि अच्छा यूएस ने जैसे रेगुलेट किया या ट्रम्प प्रेसिडेंट आया, तो ये मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, तो लोग उसके टाइम पे काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, तो लोग उसको ट्रेड करते हैं और उससे अपना रिटर्न्स कमाते हैं. आई वुड ऑल्सो अज्यूम कि इंट्रा डे ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्नोलॉजी की समझ होना बहुत ज़रूरी है. कन्विक्शन वाली बात होती है, व्यू वाली बात होती है. अगर आपको व्यू है कि ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, तभी आप कॉल लोगे. बट जब अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो, तो लोग तो चार्ट्स देख के भी ट्रेड कर लेते हैं. चार्ट्स आता है, ट्रेड कर लेते हैं, उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या है. दे आर जस्ट ट्रेडिंग बेसिस मार्केट मूवमेंट. तो अगर आप दिन में 4 बार ट्रेड कर रहे हो, तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि अच्छा बड़ा बनेगा नहीं बनेगा. अगर उनको लगता है कि हाँ बिटकॉइन नीचे जाएगा, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो. करेक्ट. इफ यू डोंट बिलीव इन इट, यू कैन शॉर्ट इट. सेम लॉजिक एज शॉर्ट. हाँ, एज स्टॉक मार्केट. एज अ स्टॉक मार्केट. तो जैसे स्टॉक मार्केट चलता है, एग्जैक्टली ऐसा चलता है. बस अंतर मैं बताता हूँ आपको क्या होता है. क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है देन स्टॉक मार्केट्स आर ऑल्सो गुड, फिनोमिनल रिटर्न्स. बट आई थिंक क्रिप्टो मार्केट, बिकॉज ये 24/7 होते हैं, ग्लोबल होते हैं, इमीडिएट सेटलमेंट होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है. आप देख सकते हो, आपके जो शेयर मार्केट में जो शेयर होल्ड करते हो, वो आप किसी डीमैट अकाउंट, डीमैट के फॉर्म में आप किसी डिपॉजिटरी के पास होल्ड करते हो. क्रिप्टो के अंदर अगर आप बिटकॉइन होल्ड करते हो, तो वो आपके खुद के होते हैं, आप उसमें विड्रॉ करके अपने वॉलेट में लेके जाओ, वो आपके और आपकी ही ओनरशिप होती है, आप किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा नहीं कर रहे हो. ये सारे डिफरेंसेस होते हैं. okay. अगर मेरे छोटे भाई या बहन ने मुझसे पूछा कि यार कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो में, तो मैं उनसे ये कहता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज सेफर. यस, एब्सोल्युटली. Right? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एंड दैट टू विद ब्लू चिप crypto assets. Not put money randomly in different coins. Start small, start slow, read about it, उसके बारे में पढ़ो, और जितना जितना आपका कन्विक्शन बढ़ता जाए, जितना जितना आपको समझ में आता जाए, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपन आपको कितना समझ में आ रहा है. बट बिना इन्वेस्ट किए, भले ही वो 100 रुपये 1000 रुपये वो नहीं चमकता है, नहीं होता है. तो मेरे को लगता है कि अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले 100 रुपये 1000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके बिटकॉइन के बारे में पढ़ना चालू करो. यूट्यूब पर सर्च करो बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग क्यों वैल्यू करते हैं, और वहाँ से अपनी जर्नी चालू करो, और धीरे धीरे पढ़ते जाओ, और धीरे धीरे अपना कन्विक्शन के बेसिस पे, कन्विक्शन आए तो अच्छी बात है, उसके बारे में और आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, बट वो स्लो स्टार्ट करना ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि आप सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में मत करो. जैसे स्टॉक मार्केट में आप SIP करते हो, आप क्रिप्टो में भी SIP कर सकते हो, आप बिटकॉइन में भी SIP कर सकते हो. आप CoinDesk ऐप के अंदर जाएंगे तो एक ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप वीकली इन्वेस्ट कर सकते हो. 100 रुपये 1000 रुपये एवरी वीक. उसमें आपको कब इन्वेस्ट करना है, टाइम करने की प्रॉब्लम नहीं आती, मार्केट में कब घुसूँ, क्योंकि आपने SIP लगा के छोड़ दिया, तो आपका वो प्राइस एवरेज आउट हो जाता है. एक और बहुत रॉ और ऑनेस्ट चीज़ कहना चाहूँगा जी. एंड इफ़ यू फील कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये भी बताइए. Yeah. मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का लेस देन 1% मेरा क्रिप्टो में है. हाँ. डू यू थिंक दैट्स ओके? आई थिंक दैट्स लेस देन व्हाट यूजुअली पीपल डू. ऑब्वियसली मैं जो अपना पोर्टफोलियो रखता हूँ, ज़्यादा रखता हूँ, बिकॉज मुझे कन्विक्शन ज़्यादा है इस पर. परसेंटेज वाइज रफली कितना?
मेरा तो बहुत है, ज़्यादा है। 80। मैं बेसिकली मैं बेसिकली एक होता है लॉन्ग टर्म इलिक्विड इन्वेस्टमेंट, जैसे रियल एस्टेट हो गया, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। बट जो लिक्विड होता है, मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ वो 4:3:2:1 करता हूँ। 40% ऑफ इट जनरली गोज इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट, इंडिया का स्टॉक मार्केट मुझे लगता है कि अभी इंडिया क्योंकि कंट्री एज अ कंट्री जीडीपी ग्रो कर रही है, तो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली ग्रो करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में होता है मेरा। स्टॉक मार्केट में भी इंडिया में कंपनीज दैट आई बिलीव इन लार्जली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स। देन 30% मेरा थोड़ा रियल एस्टेट में पार्क होता है, ताकि उसकी जो डिविडेंड इनकम उससे मैं रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर पाऊँ। 20% के आसपास मैं क्रिप्टो में करता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है, अभी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है बिकॉज मुझे नेक्स्ट ईयर 2025 मुझे लगता है काफ़ी एक्टिविटी होगी। यूजुअली होती है, पिछले 12 सालों में मैंने देखा है, पढ़ा है काफ़ी। तो 20% से ज़्यादा बढ़ा दिया है, बट नॉर्मली 20% रखता हूँ। और उसमें भी मोस्ट ऑफ इट 80%, 20% का 80% मैं बिटकॉइन इथेरियम में रखता हूँ, बिकॉज ये मुझे सेफ एलोकेशन है मेरा। बिटकॉइन उसमें भी बिटकॉइन में ज़्यादा होता है, बिकॉज बिटकॉइन इज़ $1.4 ट्रिलियन एसेट, 1.3 1.4 ट्रिलियन डॉलर। तो ये और ज़्यादा सेफ है, काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। तो विद इन दैट 80% मोस्टली इन बिटकॉइन, रिमेनिंग इन इथेरियम, विच इज़ रफली आई थिंक 3:1 काइंड ऑफ अ रेशियो। एंड देन जो रिमेनिंग 20% ऑफ दैट 20% है, that I do in experimental projects. For example, I hunt for, okay, which company can become big, which project is coming up which can essentially become a $1 billion company. And that 20% is more for experiment. And then when I invest it, I also read about it. And when I read about it, I learn a lot of things. And that is also an investment in myself. उस जरिए मैं अपने आप में भी इन्वेस्ट करता हूँ। और जो लास्ट 10% है वो मैं गोल्ड में करता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ जियो पॉलिटिकल stuff is happening, and I would want to have my investments parked in a place which is not impacted by geopolitical conflicts. By the way, crypto is also something that people say that is a protection against geopolitical conflicts, because it is totally independent. Bitcoin किसी country से लेना देना ही नहीं है, totally independent है, so it's also a protection against anything. If something gets messed up globally, Bitcoin will be a place where I can safely park my funds. And the beauty about it is, whatever you hold in Bitcoin, only you and only you have full control over it. Lot of assets that we park money in, you don't have control over it. Like gold, if you have it, whatever happens, you still have gold, it will be valued. Bitcoin is similar to that, and that is the reason why it is called as a digital equivalent of gold. I feel that this allocation for me, given the stage I am in, is very diversified, plus also it maximizes the chances of returns for me. तो मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ। हर किसी का अपना अपना वो होता है। मेरी थोड़ा बिकॉज मेरा कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा है इस टेक्नोलॉजी पे, और क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, तो इसलिए मेरा एलोकेशन है। बट नॉर्मली आई थिंक लोग रिकमेंड करते हैं कि, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि 1 to 5% एलोकेशन इन क्रिप्टो assets, largely Bitcoin, Ethereum, the blue chip ones, is recommended. 1% for someone who is extremely averse, because नुकसान होगा तो आपका 1% ही जाएगा, right? और 5% is for on the risky side. अगर आप 5%, आपके पास मान लो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 5% उसका आप कर सकते हैं। और उससे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लोगों ने रिपोर्ट निकाली उससे होता है कि अगर आप इतना एलोकेशन रखते हो तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न होता है ना पोर्टफोलियो का, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, right? Let's say 2% of your investment in Bitcoin can actually have 20% returns on your overall returns on the overall portfolio. And when you apply the magic of compounding, जब उसमें compounding करते हो over 20 years, then that makes all the difference. तो मैं उस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ। मैं रीबैलेंस करता रहता हूँ बेसिस दुनिया में क्या चल रहा है। पहले पॉडकास्ट में आपने एक बहुत कूल चीज़ कही थी मुझे, जो मैं भी एज एडवाइस लोगों को देता हूँ इफ़ दे आस्क मी, छोटे भाइयों और बहनों को। आपने कहा था कि अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज हर महीने थोड़ा थोड़ा बस। और ये मुझे एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव लगा। यस, हर महीने थोड़ा थोड़ा सेफर होता है, बिकॉज आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख रहे हो, तो आप अभी डालोगे, क्योंकि यार कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आधे लोग तो वही सोचते रहते हैं कब मैं एंटर करूँ, और इसलिए एंटर ही नहीं करते हैं। उसको हटाने का सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं, चालू करो। 1 लाख रुपए डालना है तो
10-10 हज़ार रुपये 10 बार में डाल दो, एवरेज आउट कर लो, हर महीने कर लो, तो फिर आपका जो एक उसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, आप अपनी कॉस्ट एवरेज आउट कर रहे हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड। I also feel कि suppose you cash in on your cryptocurrency investments, especially भारत में आपको 10 साल 15 साल बाद ही कैश इन करना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब आराम से टैक्स कम होने दो फिर आप या Very key input. वेरी की या मैं तो अपना लाइक आई हैव लिटरली नेवर सोल्ड एनी ऑफ द बिटकॉइंस दैट आई हैव परचेज्ड, same. नेवर सोल्ड इट, बिकॉज मैं ना इसको, जैसे मेरे पेरेंट्स ने रियल एस्टेट खरीदा था ना गांव में या एक शहर में जो आज बहुत प्राइम प्रॉपर्टी हो चुकी है, वो मेरे पहुंच से बाहर है, मुझे समझ में भी नहीं आता, और उसमें जितना अपसाइड था आई थिंक मुझे लगता है बहुत हो गया है। मेरे लिए ये वो इक्विवेलेंट है, तो मैं बाय करता हूँ, कभी बेचता नहीं हूँ, सेफली स्टोर करके रखता हूँ, और फॉर मी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मेरा व्यू है कि जैसे इंटरनेट मेन स्ट्रीम हुआ है ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी मेन स्ट्रीम होगी, और बिकॉज ऑफ दैट क्रिप्टो एसेट्स हैं, बिटकॉइन इथेरियम काफ़ी वैल्यूएबल होंगे, और मुझे इस पे हाई कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, और ये अभी रेगुलेशंस है नहीं, रेगुलेशंस आएंगे धीरे धीरे जब इसका अडॉप्शन बढ़ेगा, तो मैं उस पर्पस के लिए इसको आज से इन्वेस्ट करके 10 साल के लिए छोड़ रखा हूँ, तब देखेंगे क्या होगा। भैयास की सलाह, भैया इसकी सलाह यही करना मुझे पॉडकास्ट के थ्रू। Yeah. बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, हम्म, इट्स गुड, भारत को और भी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। दुनिया भर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी शुड गेट टू नो अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट Yeah. क्लास एटलीस्ट। या ओके, यूएस इलेक्शंस, ट्रम्प बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो की दुनिया को। मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन ये है कि यू कैन ईजिली विन ओवर सिलिकॉन वैली एंड जितने भी टेक ब्रोज है अमेरिका में थ्रू दिस स्टेटमेंट, एंड आई एम श्योर कि वो भी खुद एंटरप्रेन्योर हैं। आई एम प्रिटी श्योर ही हैज़ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ Web3, जो भी बात हमने अब तक करी, पर देसी ऑडियंस को बता दीजिए कि ट्रम्प की क्या राय है, एंड अज्यूमिंग दैट ये वाला पॉडकास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद रिलीज होगा। देखिए, बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये जो सारा प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत सारे लोग पोल्स निकालते हैं, कोई न्यूज़ चैनल्स निकालते हैं, इस पर आप भरोसा कम करते हैं बिकॉज वो बायस्ड हो सकते हैं। एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना है पॉली मार्केट, आपने देखा है? पॉली मार्केट के अंदर ऑन चेन एनालिटिक्स और सारा डेटा आपको ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, उसमें एक्चुअली क्लोजेस्ट टू रियलिटी प्रेडिक्शन होता है, एंड पीपल एक्चुअली इन्वेस्ट in that, and people can buy and put investment behind the probability. तो if you bet कि ट्रम्प जीतेगा then you get that upside. So ऐसे लोगों ने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो वो मैं उस पर इसलिए देखता हूँ, मैं दिन में 3 बार खोलता हूँ, बिकॉज वो मेरे को क्लोजेस्ट टू रियलिटी लगता है, बिकॉज एक्चुअल मनी इज एट स्टेक, सो पीपल विल नॉट फेक इट, एंड इफ यू आर राइटिंग समथिंग एल्स समवन एल्स विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, सो वो आर्बिट्राज खत्म हो जाता है ना। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ऑन चेन बताता है। एलॉन मस्क ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है, अगर आप देखेंगे तो उसमें करंट परसेंटेज जो चल रहा है वो 63 और 35 चल रहा है इन फेवर ऑफ ट्रम्प। 63% ट्रम्प का चांस है, 35-36 है कमला हैरिस का चांस है, ये अभी ऑन चेन डेटा बताता है, एंड दिस ऑल्सो चेंजेस बाय द वे। आई थिंक डेट इज 23 अक्टूबर रफली, या नो? हाँ, एनीवे 23 अक्टूबर को तो ये करंट चल रहा है, तो मेरे लिए ये प्रोबेबिलिटी होती है कि रियल मार्केट में, राइट, ओपन मार्केट में, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज कमिंग आउट। इफ समवन डिसएग्रीज विद दैट, please do it, please do it, and get value out of it. So it predicts, so that is the closest to what the market reality is, because it takes care of all the factors, है ना। तो ये चल रहा है। अब उसमें ये why it is interesting and why ये सबसे बड़ा मोमेंट है, ऐसा लोग बोलते हैं, और मैं लोगों से बात करता हूँ, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है क्या होगा इन बोथ द सिनेरियोज। तो यही सवाल पूछना, बोलो। तो हुआ क्या है, पिछले 1.5-2 साल में हाँ, यूएस में सब जानते हैं, सब भरोसा करते हैं, और लोग सपोर्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, बट जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। SEC है, वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कई बार, बाइडन, यस, द करंट गवर्नमेंट, बाइडन गवर्नमेंट, और उस चक्कर में क्रिप्टो की ग्रोथ जनता करना चाहती है। बाय द वे 50 मिलियन से ज़्यादा, यूएस की पॉपुलेशन रफली 300 मिलियन में 50 मिलियन लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं। बहुत सारे एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट दिस
इंडस्ट्री इज़ रफली 40%। इतने लोग समझते हैं। मैं जब गया था लास्ट टाइम, मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात करी एक, वो टैक्सी ड्राइवर पूरा समझता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लोग एजुकेटेड ज़्यादा हैं, पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हैं। पॉडकास्ट ज़्यादा सुनते हैं, तो बहुत अवेयरनेस है। लोग इसके बारे में रेगुलेशंस चाहते हैं, लोग इसके बारे में बोलते हैं कि इसको सपोर्ट करो इंडस्ट्री को। और यूएस में एक्चुअली काफ़ी इन्वायरमेंट भी काफ़ी सपोर्टिव है, कितने सिलिकॉन वैली लोग हैं जो इसमें इनोवेशन कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है इस करंट इलेक्शन का। काफ़ी आज तक मैंने कभी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना बड़ा, वो भी यूएस पॉलिटिक्स में, कभी एजेंडा देखा नहीं है। इस टाइम पर वो इतना क्रिटिकल है कि ट्रंप ने ओपनली स्टेटमेंट दिया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो ही विल मेक अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो इंश्योर करेगा कि सारे जो डेवलपर्स हैं वो अमेरिका के अंदर ही डेवलपमेंट करें। तो जैसे इंटरनेट पूरा यूएस ने लीड किया है, वेदर वी बिलीव इट और नॉट, सारे इंटरनेट बड़ी बड़ी कंपनीज, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ऑल ऑफ देम हैव कम आउट ऑफ यूएस। सिमिलरली ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी कंपनीज बनेंगी, क्रिप्टो में जितनी भी कंपनीज बनेंगी, वो भी यूएस से ही बने, वो इंश्योर कराना चाहते हैं। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का तात्पर्य ये है कि ट्रंप काफ़ी ओपनली प्रो क्रिप्टो हैं और इसीलिए बहुत सारी ये इंडस्ट्री के लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सो इफ ट्रंप कम्स देन दी awareness and the conversations around suddenly around crypto, web3 will increase substantially and we may expect lot of developments US की साइड से, जो सारी कंट्रीज देखती हैं। बाय द वे, अगर अमेरिका कुछ करता है तो सब देखते हैं। देन आई एक्सपेक्ट कि बाकी कंट्रीज भी देन इसको सीरियसली लेंगी और इस पे काम करेंगी। Okay. एक तुक्का गेस ये है कि अगर ट्रंप इलेक्ट हुआ तो बिटकॉइन विल हिट एन ऑल टाइम हाई। मेरे को लगता है वो पहले भी हो सकता है। बाय द वे, वी आर सिटिंग एट रफली 67-68 के एंड ऑल टाइम हाई इज अराउंड 73.5 के। तो ज़्यादा दूर नहीं है अपन, हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास हैं। लोग बोलते हैं कि वो पहले ही हो जाएगा बिकॉज मार्केट पहले प्राइस इन कर लेता है प्रोबेबिलिटी। तो इफ ट्रम्प कम्स देन आई फील दैट वी कैन ब्रीच ऑल टाइम हाइज एंड और ज़्यादा, बिकॉज एक और चीज़ है, यूएस अभी करंटली रफली 2 लाख बिटकॉइन होल्ड करता है अपने ट्रेजरी में, और ट्रंप ने यूएस गवर्नमेंट होल्ड करती है 2 लाख। इट इज़ द बिगेस्ट गवर्नमेंट होल्डर ऑफ बिटकॉइन यूएस। उन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत सारे सीज करके या वैसे उन्होंने होल्डिंग्स हैं उनकी। और ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो पावर में आता है तो वो बिटकॉइन को नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट बनाएगा। मतलब गवर्नमेंट खुद अपने पैसे से बिटकॉइन खरीदेगी। 1 मिलियन आउट ऑफ 21 मिलियन, अपन ने पहले बात करी थी 19 मिलियन के आसपास माइन हो चुके हैं, उसमें से 1 मिलियन यूएस गवर्नमेंट विल एम टू होल्ड 1 मिलियन विच इज़ रफली 5% ऑफ द इंटायर बिटकॉइन इन सर्कुलेशन। जब वो होगा तब तो ऑब्वियसली प्राइस अप्रिशिएट करेगा। तो उसके लिए फिर देन पीपल स्टार्ट डूइंग इट इन एडवांस कि अच्छा ठीक है, अगर वो होने वाला है, अगर ट्रंप आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली इट विल रिफ्लेक्ट इन द प्राइस ऑल्सो। तो ऐसे चीज़ें आई थिंक आर वेरी पॉजिटिव फॉर बिटकॉइन इन पर्टिकुलर। और जब गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट विच इज़ द जो वर्ल्ड लीडर एंड ग्लोबल जो फिएट रिजर्व, यूएस डॉलर इज द फिएट ग्लोबल करेंसी, राइट? तो इफ दे स्टार्ट बैकिंग देयर फिएट करेंसी विद समथिंग लाइक बिटकॉइन, जो पहले गोल्ड में होता था फिर गोल्ड में हट गया वो, इफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग देन other countries will also see, they will also start doing something. So there are a lot of countries, we were talking about Bhutan for example. Bhutan is the 4th largest government holder of Bitcoin और वो खरीदते नहीं है, they actually mine it. सेकंड और थर्ड कौन है? I think US है, UK है, जापान है, जापान या जर्मनी, एंड देन भूटान। और भूटान एक्चुअली, भूटान के पास बहुत सारी हाइड्रो पावर है और वो उसको यूज़ करके इन अ इको फ्रेंडली वे they mine Bitcoin. An interesting thing is that Bhutan currently has roughly $780 million of Bitcoin in their reserve, which is roughly 1/3 of the country's GDP. And they see Bitcoin mining as a revenue opportunity. मतलब वो revenue, गवर्नमेंट को भी तो revenue चाहिए होता है, तो वो करते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज इस पे आने वाले टाइम में इसको अपनाएंगी। एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़, वो उन्होंने अपनाना चालू कर दिया। एल सेल्वाडोर हम बात करते हैं। एल सेल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो बिटकॉइन में एसआईपी करता है, आपको पता है? एल सेल्वाडोर बिटकॉइन में एसआईपी करता है हर बार, एक दो लाइक छोटा छोटा अमाउंट खरीद के, एंड दे बीन डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग। तो एज इन सिटीजन्स के लिए, गवर्नमेंट अपने लिए, गवर्नमेंट खुद के लिए खुद के SIP लिए करता है
बिटकॉइन में। यस, बट वो छोटी कंट्री है, बट जब फर्क नहीं पड़ता। बट जब यूएस ऐसा कुछ करता है ना, जब यूएस ओपनली सपोर्ट करता है, देन इट इज़ अ बिग डील। तब आम आदमी भी उसको सोचेगा, सीरियसली देखेगा कि अच्छा कुछ तो बात है। तो अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं यूएस में। कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये सब लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें करना है, बताओ, वी वांट टू डू इट। तो यूएस में ETF रिलीज़ हुए हैं, मतलब चालू हुए हैं इस साल, तो $84 बिलियन US ETFs होल्ड करते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस ना अब धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब ये होता है तो अब वो तो समझदार लोग हैं इंस्टीट्यूशंस, वो तो ऐसे गट कॉल नहीं लेंगे, वो तो पढ़ लिख के रिसर्च करके, हज़ारों लोगों की रिसर्च टीम है, तब व्यू बनाते हैं, तब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें यूएस में होती हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी समझेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे को लगता है कि आने वाले सालों में ये चीज़ हम लोग देखेंगे। वेयर बिटकॉइन, मेरा ये मानना है, इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, मेरे को लगता है जैसे स्टॉक मार्केट कॉमन है ना, लोग बात करते हैं, 30 साल पहले लोग स्टॉक मार्केट से डरते थे। स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी स्कैम हुए हैं बाय द वे, है ना, डरते थे, बट आज बहुत मेन स्ट्रीम में कॉमन है। आने वाले 5-10 साल में मुझे लगता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना विल बी एज कॉमन एज कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, मैंने बिटकॉइन में डाल दिया। थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा पैसा FD में, थोड़ा पैसा गोल्ड में, थोड़ा बिटकॉइन भी विल बी अ वेरी कॉमन एसेट इन पीपल्स पोर्टफोलियो। मान लो हाइपोथेटिकली अगर ट्रम्प इलेक्ट हुआ जी, obviously Bitcoin will hit an all-time high. Maybe he'll keep up his promises कि they'll actually build very good regulations. तो क्या इंडिया भी उन्हीं regulations पर नए regulations बनाएगी? यार मेरे को लगता है कि फ़र्क तो पड़ता है बिल्कुल। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री जब ऐसा कुछ बोल्ड स्टेटमेंट देती है तो बाकी कंट्रीज़ भी देखती हैं। मुझे लगता है कि इंडिया विल डेफिनेटली नोटिस दैट एंड इंडिया विल वर्क टुवर्ड्स डूइंग समथिंग इन द सेक्टर। और रेगुलेशंस की बात रही, एक बार बाकी जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में रेगुलेशंस चल रहे हैं, है ना, यूरोप निकाल रहा है रेगुलेशंस, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर काम चालू कर दिया है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एब्सोल्युटली क्लियर, सपोर्ट भी करते हैं कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ये सबको नोटिस करके, है ना, क्योंकि रिस्क मिनिमाइज़ करनी है, तो वहाँ से जो जो भी बेटर एलिमेंट्स हैं वो लेके और इंडिया के हिसाब से जो भी यूनिक चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए उसको डाल के देन इंडिया विल कम अप विद रेगुलेशंस ओवर टाइम। मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 साल से 3 साल के अंदर हम कुछ इसमें कुछ डेवलपमेंट देखेंगे। और उसके बाद फिर दुनिया वैसे जाएगी जैसे बाकी मार्केट चलते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली G20 प्रेसिडेंट थे, इंडिया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 in the previous year, and वहाँ पे there was a discussion on crypto at a global level कि क्या करना चाहिए। तो इंडिया का जो करंट स्टैंड है, जो बाकी कंट्रीज़ करेंगी वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये ग्लोबल एसेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया ने बंद किया तो क्रिप्टो नहीं चलेगा। इंडिया ने बंद किया, चलने दिया, दुनिया में तो चल ही रहा है ना, बिकॉज ग्लोबल है। तो 30% टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स जस्ट एक स्लोइंग डाउन मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू मी। जस्ट एक स्लोइंग डाउन मैकेनिज्म है, कंट्रोल मैकेनिज्म है कि यार जनता शांत रहो, देखते हैं क्या होता है। देखते क्या होता है। बट जो इन्वेस्टर है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको इम्पैक्ट नहीं होता है इससे, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको TDS नहीं लग रहा है। कैपिटल गेन्स तब लगता है जब आप बेचते हो, तो आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, देन एटलीस्ट यू आर लेस अफेक्टेड, इम्पैक्टेड फ्रॉम द टैक्स। जब ये टैक्स अनाउंस हुआ तब लोगों ने बेचे बिटकॉइन? नहीं, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। इट वाज जस्ट स्टेबल। या आफ्टर दैट लोगों ने एक्टिविटी करना कम कर दिया। उसमें बाइंग एंड सेलिंग जो थी वो कम हो गई आफ्टर द टैक्स गॉट इम्पोज्ड। बट जैसे मैं पहले बता रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैंने ओपनली भी काफ़ी बोला है कि जब टैक्स लगा तो हमारे प्लेटफॉर्म का जितना भी वॉल्यूम होता था, जितनी भी एक्टिविटी, सबकी मोस्ट ऑफ इट 95% से ज़्यादा इंटरनेशनल शिफ्ट हो गई। तो वॉल्यूम अभी भी होता है। प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली ये होता है कि पहले लोग, जैसे CoinDCX बहुत कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म है, रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है अंडर FIU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी वर द फर्स्ट वन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर FIU। और हमें सारे जो भी टैक्स लॉज हैं, सारे कंप्लाइंस हम सारे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये सब अप्लाई नहीं होता या फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं टैक्सेशन, तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। तो लोगों ने वो तरीका निकाल लिया है। तो लोग वहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो मेरे नज़र से वो सेफ़ नहीं है,
वो रिस्की है, नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप टैक्स बचाने के चक्कर में रिस्क मत लो, तरीके से लॉ फॉलो करके टैक्स पे करो, ज़्यादा है कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करो एंड प्रॉपरली अपनी, जैसे आप नॉर्मल इन्वेस्ट करते हो सेफ तरीके से, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो जाने अनजाने में दूसरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फिर नुकसान हो जाता है उनका। तो मेरा वही थॉट प्रोसेस है कि टैक्स के बाद एक्टिविटी शिफ्ट हुई है बाहर, जो कि जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे वापस आएगी, बट टैक्स बचाने के लिए आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ मत करो जो रिस्की हैं, जो कंप्लाइंट नहीं है। जो भी कर रहे हो आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करके, प्रॉपरली उस पर टैक्स पे करके अपना पोर्टफोलियो बनाओ, दैट इज़ बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग रन। डू यू थिंक कि एक्चुअली ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है फिर यस से, ये जितने भी चीज़ों के बारे में हमने बात करी, ये सारे बेस्ट केस सिनारियोज हैं। जी, तो सपोजिडली 80% ऑफ बेस्ट केस सिनारियोज हैपन या 100%, तो हमारे ही लाइफ टाइम में 50 साल बाद बिटकॉइन की कीमत क्या होगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन रफली अभी 1.3-1.4 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है, दैट इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। गोल्ड कितना है? गोल्ड रफली 16-17 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है। तो अगर कैलकुलेशन करें बिटकॉइन कितना होगा जब वो गोल्ड के बराबर वैल्यूएबल होगा, तो 17 ट्रिलियन डॉलर डिवाइडेड बाय रफली 17 मिलियन, विच इज बिकॉज बहुत सारे लॉस्ट भी हो चुके हैं, तो $1 मिलियन पर बिटकॉइन प्राइस आएगी जब बिटकॉइन गोल्ड के बराबर पॉपुलर होगा। अब वो 10 साल में भी हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन एक्सेप्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन आम जनता की culture. एक्सेप्टेंस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ पीपल एक्सेप्ट इट, कल्चर ऑल्सो। अब गोल्ड को इतना टाइम लगा उसको वो बनने में, बिटकॉइन मतलब जितना टाइम गोल्ड को हज़ारों साल लगे, वो बिटकॉइन मतलब उसका 1/10 पिछले 15 साल में आया है। और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व होती है ना। ये पता मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जी। बहुत सारे लोगों ने वो बिटकॉइन वाले मीम्स देखे हैं हाँ कि 2009 में मैंने $100 जितना बिटकॉइन खरीदा था, जी, और आज उस $100 की वजह से मैं मल्टी मिलियनर बन चुका हूँ। 2009 में बहुत कम लोग होंगे, दुनिया भर में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। बट बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है वो 2012 से 15 के बीच में लोगों ने चालू किया था, जो भी बहुत ओजीज थे, जो बिटकॉइन ओजीज थे, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे रहते थे। वो सारे आज अमीर हैं, सारे अमीर हैं, Right? या। तो उस अमीरी को देखकर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार वी आर टू लेट। इट्स लाइक मैं बोल रहा ना कि ये वो वाला टाइम है, जैसे आप मानो इंटरनेट की दुनिया में 2004 ईयर 2004 में नई नई कंपनीज बन रही थी इंटरनेट के टाइम पे। सिमिलरली यहाँ पे बहुत अर्ली है, मैं तो मानता हूँ कि मैं अभी बहुत अर्ली फेज है, बिकॉज जब आपको लोगों को लिखना है, लोग स्केप्टिकल हैं या लोग भरोसा नहीं करते, दैट मीन्स इट इज स्टिल देयर। और अभी बहुत बाकी, भी तो बहुत ग्राउंड बाकी है, और इस रास्ते में बहुत सारे फेलियर्स भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें फटेंगी भी, बहुत सारी सक्सेसेस भी आएंगे। तो ये सब जर्नी अभी कवर करना बाकी है। एक और अंकल आंटी लॉजिक है हाँ जो सोशल सिचुएशंस में आप सुनते हो। हाँ, लोग कहते हैं कि अगर आपने बिटकॉइन खरीदा तो आप टेररिज्म को फ्यूल कर रहे हो। ये इसका लॉजिक समझाइए और रियलिटी भी समझाइए। यार ये ना मिथ है, ऐसा होता नहीं है। द एक्चुअल सिचुएशन इज कि लोग, बिकॉज बिटकॉइन में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई सेंट्रल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो पीपल कैन यूज इट फॉर रॉन्ग एक्टिविटीज़, कर सकते हैं। बट अगर आप डेटा देखोगे ना, तो द परसेंटेज इज लेस देन 0.5%। 0.5% of transactions are used for illicit activities or for wrong activities, लाइक ड्रग्स। for to make any purchase where they don't want to reveal their identity. बट जो आपने कहा कि 0.5% इज यूज फॉर इलिसिट एक्टिविटीज, जब आपने ये कहा आई अज्यूम्ड इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लॉकचेन दैट वी गेट टू नो। इट्स बिकॉज, हाँ, और बाय द वे जो भी एक्टिविटीज होती है ना, वो आप इसमें ट्रेस कर सकते हो, ब्लॉकचेन या उससे आपको पता चलता है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा क्या है? तो बिकॉज उसमें ट्रेसेबिलिटी होती है, और अगर आपको कहीं लगता है कि यार ये ट्रांजैक्शन गलत जगह यूज हुआ है, तो आप उसको पूरा ट्रेस कर सकते हो राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपको पता लगता है अच्छा ये कहाँ से फ्लो होते हुए आया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेम प्रॉपर्टी पकड़ा भी जाता है वो। तो अगर बट देन बैंकिंग सिस्टम में ये ट्रैकिंग कैसे होती है? नहीं होती ना बैंकिंग सिस्टम, मैंने आपको, मेरे पास कैश है, हार्ड कैश है, मैंने 500 रुपये 2000 रुपये का आपको नोट दिया कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ गलत परचेज करने के लिए, नोबडी नोस, देयर इज नो ट्रेल, देयर इज नो डिजिटल ट्रेल ऑफ हाउ payments happen in the fiat world, Like, but this 2.5% number, how do we come to that number? because that gets identified
that gets caught. ओके कि लफड़ा हुआ है. लफड़ा हुआ है, पता चलता है बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, बहुत सारे पेनल्टीज लगती हैं, फाइन्स लगते हैं बैंक्स को भी, मनी लॉन्ड्रिंग होती है बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भी, राइट. क्रिप्टो में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर रिपोर्टिंग एंटिटीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई एनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वी रिपोर्ट इट एंड वी आर ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट कि मोदी जी ये देख लो यहाँ कुछ हुआ है. we want a safer ecosystem and that is the reason why, because we are reporting entities. पहले तो 3 साल पहले हम कर भी नहीं सकते थे कुछ, तो मुझे लगता है ये प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे हो रही है. आई विश ज़्यादा तेज़ी से होती, ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता, बट ये सारी चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉकचेन, एक्चुअली जो गलत एक्टर्स हैं वो अवॉइड करते हैं यूज़ करना इसको. उनको पता होता है आज नहीं तो कल मैं डिजिटल वर्ल्ड में अपनी ट्रेस छोड़ रहा हूँ एंड आई विल गेट कॉट सूनर और लेटर. फॉर एग्जाम्पल एक हैक हुआ था माउंट गॉक्स 2013 में, जापान में 2013 के आसपास. उसमें बिटकॉइन लोगों ने, हैकर्स ने चोरी कर लिए थे, वो पकड़े गए बाद में, क्योंकि बिटकॉइन आपको दिखता है कि अच्छा इस वॉलेट में इतना बिटकॉइन है, तो जैसे ही वो मूव करेगा दूसरे वॉलेट में तो आपको अच्छा हैकर ने यहाँ से यहाँ मूव किया एंड देन यू ट्रेस इट. सो व्हेनेवर समवन कैशेज आउट देन यू कैच देम देयर. ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल जाती है किसी वॉलेट की? आईपी वगैरह से आप पता लगा सकते हो, बट जनरली ब्लॉकचेन्स आर रिसाइडिंग ऑन इंटरनेट, तो इट इज़ बेसिकली नॉट कंस्ट्रेंट बाय वन लोकेशन. इट इज़ लाइक ओपन, जैसे इंटरनेट है, ओपन है, राइट. तो यू कैन ऑलवेज चेंज आईपी एंड ऑल ऑफ दैट. बट फिर शायद साइबर क्राइम ब्यूरोज के लिए इट बिकम अ कैट एंड माउस गेम कि अब ये वॉलेट कहाँ है, अब ये वॉलेट कहाँ है. वो पता, अब उस ट्रेन हो गए हैं. तो एक्चुअली हमने लास्ट वीक एक ट्रेनिंग कंक्लूड करी है, सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उनको बुला के दिल्ली में एक ट्रेनिंग करी. उनको हम पूरा बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ब्लॉकचेन पे कुछ अगर हुआ है तो आप उसको ऐसे ट्रेस कर सकते हो. बहुत सारे टूल्स आते हैं उसको करने के लिए. तो इफेक्टिवली ये जो नैरेटिव है कि टेररिज्म को फ्यूल कर रहे हो, ड्रग यूज को फ्यूल कर रहे हो, ये गलत है. इसका ऑपोजिट सच है. हाँ एग्जैक्टली. एक्चुअली ये बेटर तरीका है, एंड जो टेररिस्ट्स हैं या जो रॉन्ग एक्टर्स हैं वो, उनके लिए ये बहुत बड़ा डेंजर है, बिकॉज दे आर लिविंग देयर आइडेंटिटी ऑन इंटरनेट. कोई भी देख सकता है उसको. तो अगर कहीं ट्रांजैक्शन होता है तो आम इंसान भी पता लगा सकता है कि अच्छा वो कैसे फ्लो हुआ है. उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं. बट अगर बैंक के थ्रू होता है तो मेरे पास कोई राइट नहीं है, मुझे नहीं पता. तो इसीलिए इवेंचुअली मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, वो बेटर तरीके से रन हो सकते हैं ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन्स, ऑन टॉप ऑफ पब्लिक ब्लॉकचेन्स, बिकॉज देन इट इज़ फार बेटर, सेफर, एंड इवन फॉर गवर्नमेंट टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन इफ एट ऑल इट हैपन्स. एक रील हाल ही में वायरल हुआ था जहाँ एक गेमर कह रहे थे कि आई एम गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ GTA 6 क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक रॉकस्टार गेम्स जो GTA के डेवलपर्स हैं उसमें एक क्रिप्टो करेंसी प्रोग्राम कर रहे हैं. वो गेम खेल कर उसमें टास्क करके मिशंस कंप्लीट करके आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हो. एंड दुनिया में सिर्फ एक ही गेमिंग कंपनी है जिसके पास उतना ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, उतना तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है जी, और उतनी ही ज़्यादा इनोवेशन की ट्रैक रिकॉर्ड भी है. आई एक्सपेक्ट रॉकस्टार गेम्स टू डू समथिंग. कुछ क्रिप्टो करेंसी का एंगल रहेगा GTA 6 में. काफ़ी कंपनीज, काफ़ी गेमिंग स्टूडियोज़ पे काम कर रहे हैं. एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है गेमर्स उसको वैल्यू करते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्रिप्टो को अडॉप्ट करने वाले सबसे पहले गेमर्स होते हैं, राइट. एटलीस्ट हमने जो डेटा में देखा, यंग लोग जो गेम खेलते हैं उनको समझ में आता है, उनको वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंड दे हैव हायर इंक्लिनेशन एंड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स ओवरऑल क्रिप्टो as an asset and as an investment also. That's one thing that we have seen. Okay. शायद GTA 6 के अंदर ही they might make many games जिसे आप सिर्फ खेल सकते हो उस टोकन की वजह से. या खेल सकते हो. By the way, Telegram is also working on lot of mini games within the Telegram app. They are working on a project called TON, the Open Network. क्या? And TON, TON. Okay. And they also have a crypto. So if you search on Google on coinmarketcap.com, you will see TON as the maybe 10th largest crypto there. And they are working on this project from long. They have announced it recently, the Open Network, and now they are building these games ecosystem within the Telegram app. तो अगर आप Telegram के अंदर जाओगे, then you will see a wallet also, by the way.
आपको एक वॉलेट का फंक्शनैलिटी मिलेगा, उसमें जाओगे तो देन यू कैन एक्चुअली रिसीव क्रिप्टो इन एंड आउट. You can use it within those apps. You can earn by doing some work on those mini apps and you will be given certain tokens. वाह. So जब Telegram जैसी कंपनी इस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, they recently released something called as Hamster, some very game, it's a game only, but that got 250 million users. 250 million users actually used it, mined it. So I think I expect lot of large companies वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगी and they will also sort of integrate this wallet functionality within their products. Grab के अंदर, I went to Singapore recently, तो मैंने Grab ओपन किया. Grab के अंदर एक Web3 वॉलेट है. ग्रैब उनका जोमेटो प्लस उबर एक साथ. या Zomato, उसके अंदर सारे आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, आप कैब बुक कर सकते हो. वो कंपनीज ने भी इंटीग्रेट करना चालू कर दिया है. तो कंपनीज धीरे धीरे कर रही हैं. ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो लोग डरते हैं. जब जैसे जैसे वो आएगा, आई एक्सपेक्ट कि लॉट ऑफ कंपनी, जब इंटरनेट नया आया था, ऑनलाइन चला था, तो सब कंपनीज ने ऑनलाइन शिफ्ट मारा. एवरी कंपनी हैड एन ऑनलाइन स्ट्रैटेजी टू स्टे रेलेवेंट. सिमिलरली कंपनीज ग्लोबली विल ऑल्सो अडॉप्ट ब्लॉकचेन एज पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट स्वीट टू बी अहेड ऑफ द गेम. मेरे लिए ऑनेस्टली सुमित भाई, आप क्रिप्टो के स्पोक्स पर्सन हो भारत में स्पेशली. आई डोंट थिंक कोई और हिंदी लैंग्वेज स्पीकर इतने अच्छे से समझा सकता. और मैंने काफ़ी सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट भी करे क्रिप्टो से रिलेटेड. कोई इतनी सरलता से नहीं समझाता. आप बहुत प्यार से समझाते हो, डाइजेस्टिबल तरीके से समझाते हो. एंड ऑनेस्टली आपकी दुनिया को इसी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, Web3 एक्सपर्ट्स ऐसे ईजी तरीके से समझा पाते हैं आम जनता को. तो डू यू थिंक वी हैव अचीव्ड द मिशन फॉर टुडे, कि लोग समझे कि ब्लॉकचेन है क्या, Web3 है क्या, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स है क्या? मुझे लगता है अभी तो मिशन का डे 1 है. अभी बहुत काम बाकी है. लोग आज भी उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरह, बहुत सारे लोग, हर कोई नहीं, कि हाँ मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, पैसे बनाऊंगा, वो देखते हैं. बट मुझे लगता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो अपने आप में करते हो, अपने आप को एजुकेट करने के लिए करते हो. एजुकेशन की ज़रूरत और है, अवेयरनेस की ज़रूरत है अराउंड दिस टेक्नोलॉजी. बिकॉज अगर आपको दुनिया में आगे रहना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी. CoinDCX में भी हम लोग राइट फ्रॉम डे 1 एजुकेशन हमारा एक पर्पस रहा है, एक सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कंपनी रहा है. हम लोग लर्निंग को हमेशा सेंटर पे रखते हैं और बहुत लोगों को एजुकेट भी किया इंडिया में, समझाया है, वर्कशॉप्स करी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रोड शोज़ करते हैं डिफरेंट सिटीज़ में. तो मुझे लगता है अभी शुरुआत है उस जर्नी की. आने वाले साल तक करते रहेंगे. जब तक जैसे लोगों को इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, अभी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं पता इंटरनेट पीछे कैसे काम करता है, बट यूज़ करते हैं. उनको नहीं पता कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है. जब मैं मेल भेजता हूँ आपको तो वो पीछे कैसे जाता है, SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है. बट एक्चुअली उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, बट लोग एंड यूज़ करते हैं. तो हम लोग उस पर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि जो इसके जो एप्लीकेशंस बनेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ. ऑब्वियसली थोड़ा इंडिया में इन्वायरमेंट उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. और आई थिंक किसी को तो करना पड़ेगा, किसी कंपनी को करना पड़ेगा. तो अभी बहुत रास्ता बाकी है. ऑल द बेस्ट ब्रदर, बस ये कहना चाहूँगा. आपको याद है जब हम पहली बार मिले तो मैंने कहा था कि आई थिंक यू आर गोइंग टू किल इट लाइक गोइंग फॉरवर्ड. आपको याद है कॉन्फ्रेंस में मिले थे बैंगलोर में? योर स्टोरी टेक स्पार्क्स में मिले थे. तब भी आप में इतनी ही कन्विक्शन थी. और ये शायद 5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात. 5-6 साल हो गए. द वे यू फेल्ट अबाउट क्रिप्टो, देयर वाज मैजिक इन दैट. एंड ये इसी मैजिक की वजह से लोग आपकी बातें सुनते हैं. तो just lot of respect, that's all I have to say. Thank you boss. Thank you brother, thank you, means a lot. तो दोस्तों ये था आज का Web3 क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एसेट्स मैराथन. बताइए आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा. मैं मानता हूँ कि अगर आप मेरी उम्र के हो या मेरे से छोटे हो तो अगले 50 सालों में ना क्रिप्टो एसेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सोसाइटी में. अगर आपको भी इस सोसाइटी में रहकर मटेरियल ग्रोथ देखनी है, आपको इन एसेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ इस पॉडकास्ट से जो आपने सीखा है ये नोट डाउन कीजिए. ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स बन सकते हैं आपके लिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपको सुमित गुप्ता भाई को फॉलो करना है तो मेक श्योर यू फॉलो हिम ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल्स. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम,
We'll see you very, very soon.